ये किताब उन लोगों के लिए है जो कहीं न कहीं अंदर से ये महसूस करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ कमी है, कुछ अधूरापन है। बाहर से सब ठीक दिखता है, काम चल रहा है, दिन निकल रहे हैं, लेकिन अंदर एक आवाज़ बार-बार पूछती है कि क्या यही सब है? क्या मैं अपनी पूरी क्षमता पर जी रहा हूँ या बस हालात के हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ? ये किताब सीधे ये सवाल उठाती है कि आखिर कुछ लोग वही हालात, वही समय, वही रिसोर्सेज होने के बावजूद आगे क्यों बढ़ जाते हैं और ज़्यादातर लोग वहीं के वहीं क्यों अटके रहते हैं। फ़र्क किस चीज़ का होता है? टैलेंट का, किस्मत का या किसी खास मौके का? धीरे धीरे ये किताब ये साफ करती है कि असली फ़र्क किसी बाहरी चीज़ का नहीं बल्कि अंदर की एक क्वालिटी का होता है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ये किताब उन एक्सक्यूज़ेस की बात करती है जिन्हें हम रोज़ अपने मन में दोहराते हैं, कभी टाइम की कमी, कभी हालात, कभी लोग, कभी डर। ये दिखाती है कि हम कैसे अपने ही दिमाग को बहाने बनाने वाली मशीन बना लेते हैं और फिर उन्हीं बहानों के साथ जीना सीख लेते हैं। यहाँ कोई मोटिवेशनल नारे नहीं हैं, बल्कि एक सीधा और सच्चा आईना है जिसमें इंसान खुद को पहचान सकता है। इस किताब की सबसे रिलेटेबल बात यह है कि ये नहीं कहती कि ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये कहती है कि ज़िंदगी कंट्रोल में आ सकती है, अगर इंसान खुद पर कंट्रोल करना सीख जाए। ये समझाती है कि सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, बल्कि छोटे-छोटे सही फैसलों का रिजल्ट है जो रोज़ लिए जाते हैं तब भी जब मन नहीं करता। ये किताब उन लोगों से बात करती है जो बार-बार शुरू करना चाहते हैं लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं, जो जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। ये किताब ये एक्सप्लेन करती है कि प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम डिसिप्लिन की होती है और डिसिप्लिन कोई जन्म से मिलने वाली चीज़ नहीं है बल्कि एक सीखी जाने वाली आदत है। इस ऑडियो बुक में आगे हर चैप्टर जिंदगी के एक ऐसे हिस्से को छूता है जिससे हर इंसान जुड़ा हुआ है। काम, पैसा, टाइम, हेल्थ, रिश्ते, माइंडसेट और अंदर की लड़ाई। ये किताब ये नहीं सिखाती कि परफेक्ट कैसे बनना है, बल्कि ये सिखाती है कि बेहतर कैसे बनना है, धीरे धीरे और टिकाऊ तरीके से। अगर कभी ऐसा लगा हो कि आप ज़्यादा कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए, अगर कभी खुद से डिसअपॉइंटमेंट हुई हो, अगर कभी ये सोचा हो कि काश मैं थोड़ा और डिसिप्लिन्ड होता, तो ये किताब वहीं से शुरू होती है जहां ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। ये ऑडियो बुक समरी सिर्फ आइडियाज़ नहीं देगी, बल्कि सोचने का तरीका बदलेगी। यह आपको ये एहसास दिलाएगी कि कंट्रोल बाहर नहीं, आपके अंदर है, और जब इंसान ये समझ लेता है, तब उसकी ज़िंदगी अपने आप बदलने लगती है। आइए बात करते हैं चैप्टर 1 सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस की। इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सक्सेस असल में किस चीज़ से बनती है और क्यों ज़्यादातर लोग वही सपने देखते रहते हैं लेकिन कुछ ही लोग उन्हें पूरा कर पाते हैं। ये चैप्टर साफ तौर पर यह दिखाता है कि सक्सेस कोई अचानक होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक प्रेडिक्टेबल प्रोसेस है जो सेल्फ डिसिप्लिन पर टिका होता है। ये चैप्टर सबसे पहले इस सवाल से शुरुआत करता है कि आखिर कुछ लोग अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इतना ज़्यादा अचीव कैसे कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग वही हालात, वही समय और वही मौके होने के बावजूद पीछे रह जाते हैं। यहाँ ये क्लियर किया जाता है कि फ़र्क इंटेलिजेंस, लक या बैकग्राउंड का नहीं होता। असली फ़र्क उस एबिलिटी का होता है जिससे इंसान खुद को कंट्रोल कर पाता है। यही एबिलिटी सेल्फ डिसिप्लिन कहलाती है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यहाँ ये नहीं है कि जिंदगी बोरिंग हो जाए या हर वक्त स्ट्रगल ही करनी पड़े। इसका मतलब है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म कंफर्ट से ऊपर रखना। ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो काम करने का वक्त आता है तब मन नहीं करता। ये चैप्टर बताता है कि सक्सेस फीलिंग्स पर डिपेंड नहीं करती, सक्सेस उन एक्शंस पर डिपेंड करती है जो इंसान तब भी करता है जब उसका मन नहीं होता। इस चैप्टर में आइडियल लाइफ के कॉन्सेप्ट पर भी बात की जाती है। इंसान से कहा जाता है कि वो इमेजिन करे कि अगर उसकी लाइफ हर तरह से परफेक्ट होती तो वो कैसी दिखती। काम, पैसा, हेल्थ, रिश्ते और लाइफस्टाइल, सब कुछ। इसका रीज़न ये है कि जब तक इंसान के दिमाग में क्लियर पिक्चर नहीं होती तब तक वो डिसिप्लिन एक्शन नहीं ले पाता। क्लैरिटी के बिना डिसिप्लिन भी वीक पड़ जाता है। यहाँ ये भी समझाया जाता है कि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हैं लेकिन खुद पर डिसिप्लिन अप्लाई नहीं करना चाहते। लोग फ्रीडम चाहते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हैं, जबकि सच ये है कि रियल फ्रीडम डिसिप्लिन से ही आती है। जब इंसान खुद को सही डायरेक्शन में कंट्रोल करना सीख जाता है तभी वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जी पाता है।
चैप्टर में ये भी बताया गया है कि सोसाइटी में टॉप लोग हमेशा माइनॉरिटी में होते हैं। ज़्यादातर लोग एवरेज लेवल पर ही रुक जाते हैं क्योंकि वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए डिसिप्लिन्ड एफर्ट नहीं लगाते। टॉप लेवल पर वही लोग पहुंचते हैं जो लगातार सीखते रहते हैं और खुद को बेहतर बनाते रहते हैं, चाहे शुरुआत में उनके पास कुछ भी ना हो। ये चैप्टर इस मिथ को भी तोड़ता है कि सक्सेसफुल लोग किसी खास बैकग्राउंड से आते हैं। ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग जीरो से शुरू करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटते। हार्ड वर्क अपने आप में स्पेशल नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क को लंबे समय तक मेंटेन करना सेल्फ डिसिप्लिन के बिना पॉसिबल नहीं है। यहाँ कॉज और इफेक्ट के लॉ की बात की जाती है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो एक्शंस इंसान रोज करता है वही उसकी लाइफ का रिजल्ट बनते हैं। सक्सेस एक्सीडेंट नहीं है और फेलियर भी एक्सीडेंट नहीं है, दोनों प्रिडिक्टेबल होते हैं। अगर इंसान वही काम करता है जो सक्सेसफुल लोग करते हैं तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही होगा, और अगर वो इजी और कंफर्टेबल रास्ता चुनता है तो रिजल्ट भी एवरेज ही रहेगा। चैप्टर ये भी एक्सप्लेन करता है कि ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागते हैं। वही चीजें करते हैं जो इजी, फन और इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन देने वाली होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही चीजें प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है पहले जरूरी काम करना और बाद में आराम या इंजॉयमेंट के बारे में सोचना। यह भी साफ किया गया है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई जन्म से मिलने वाली क्वालिटी नहीं है, ये एक हैबिट है जिसे डेवलप किया जा सकता है। शुरू में ये मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान खुद को डिसिप्लिन्ड एक्शन लेने की आदत डालता है वैसे वैसे ये आसान होता चला जाता है, और एक डिसिप्लिन दूसरी डिसिप्लिन्स को भी मजबूत बना देती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रिवॉर्ड बाहरी सक्सेस नहीं बल्कि अंदर का बदलाव होता है। जब इंसान खुद को कंट्रोल करना सीखता है तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो खुद को ज्यादा केपेबल महसूस करने लगता है। सक्सेस का असली मजा उसी प्रोसेस में छुपा होता है जिसमें इंसान खुद को बेहतर इंसान बनाता है। अंत में ये चैप्टर बहुत शांति से ये बात क्लियर करता है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई वन टाइम एफर्ट नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए रोज ध्यान देना पड़ता है, वैसे ही लाइफ में डिसिप्लिन को भी लगातार मेंटेन करना पड़ता है। यही हैबिट इंसान को धीरे धीरे उस लेवल तक ले जाती है जहां वो अपनी पूरी कैपेसिटी पर जी पाता है। इस चैप्टर की कोर लर्निंग यही है कि सक्सेस बाहर की चीजों से नहीं, अंदर की मास्टरी से आती है। जब इंसान खुद को जीतना सीख लेता है तब बाकी सारी जीतें अपने आप पॉसिबल हो जाती हैं। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 2 सेल्फ डिसिप्लिन और कैरेक्टर की। इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंसान का कैरेक्टर कैसे बनता है और इसमें सेल्फ डिसिप्लिन की क्या भूमिका होती है। ये चैप्टर इस बात पर रोशनी डालता है कि जिंदगी में असली पहचान और भरोसा शब्दों से नहीं बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसलों और व्यवहार से बनता है। ये चैप्टर इस आइडिया से शुरू होता है कि कैरेक्टर कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। इंसान जैसा आज है वो अपने अब तक के चॉइसेस का नतीजा है। हर बार जब कोई इंसान सही और गलत के बीच सही को चुनता है तो उसका कैरेक्टर थोड़ा मजबूत होता है, और हर बार जब वो आसान रास्ता चुनता है तो उसका कैरेक्टर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। इस चैप्टर में यह साफ किया गया है कि कैरेक्टर बाहर से नहीं अंदर से बनता है, और इसका असली टेस्ट मुश्किल हालात में होता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है कि वैल्यूज और कैरेक्टर सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं बनते। असली कैरेक्टर तब दिखता है जब प्रेशर होता है, जब इंसान के सामने टेम्पटेशन होती है, शॉर्टकट लेने का मौका होता है या तुरंत फायदा दिख रहा होता है। ऐसे मोमेंट्स में जो फैसला लिया जाता है वही असली कैरेक्टर को दिखाता है। आसान काम करना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन सही काम करना सेल्फ डिसिप्लिन मांगता है। इस चैप्टर में इंटेग्रिटी को कैरेक्टर की सबसे बड़ी वैल्यू बताया गया है। इंटेग्रिटी का मतलब है अपने साथ और दूसरों के साथ सच में रहना। जब इंसान अपने वैल्यूज के हिसाब से जीता है तो उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आती है। उसे बार बार अलग अलग रोल नहीं निभाने पड़ते। लेकिन इंटेग्रिटी बनाए रखना आसान नहीं होता। इसके लिए बार बार अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है और शॉर्ट टर्म फायदे को छोड़ना पड़ता है। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर कैरेक्टर के फाउंडेशन है। हर इंसान के अंदर दो रास्ते होते हैं, एक जो आसान लगता है और एक जो सही होता है। आसान रास्ता तुरंत आराम देता है लेकिन लंबे समय में नुकसान करता है। सही रास्ता उस वक्त मुश्किल लगता है लेकिन आगे चल के रिस्पेक्ट और भरोसा देता है। कैरेक्टर वही इंसान बनाता है जो बार बार सही रास्ता चुनता है, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि कैरेक्टर सिर्फ बड़े फैसलों से बनता है, लेकिन इस चैप्टर में साफ किया गया है कि कैरेक्टर असल में रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। सच बोलना, जिम्मेदारी लेना, वादा निभाना, समय पर काम करना, ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही मिलकर इंसान की पहचान बनाती हैं।
ये चैप्टर ये भी बताता है कि कैरेक्टर का फायदा सिर्फ अंदरूनी नहीं होता, बल्कि बाहर भी दिखता है। जब इंसान कंसिस्टेंटली सही व्यवहार करता है तो लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं। भरोसा धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज में बदलता है। लोग ऐसे इंसान के साथ काम करना चाहते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं और उसे जिम्मेदारियां देना चाहते हैं। इसके उलट अगर किसी इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो उसका टैलेंट भी काम नहीं आता। यहाँ पर्सनैलिटी की स्ट्रक्चर को भी सरल तरीके से समझाया गया है। इंसान के अंदर एक आइडियल होता है कि वो कैसा बनना चाहता है, एक इमेज होती है कि वो खुद को कैसा देखता है, और एक फीलिंग होती है कि वो अपने बारे में कैसा महसूस करता है। जब ये तीनों अलाइंड होते हैं तब इंसान अंदर से स्ट्रांग महसूस करता है, और ये अलाइनमेंट सेल्फ डिसिप्लिन से ही आती है। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि वैल्यूज सीखी जाती है, बचपन में पेरेंट्स से, बाद में रोल मॉडल से और फिर खुद की प्रैक्टिस से। जिन लोगों को इंसान एडमायर करता है वो धीरे धीरे उन्हीं जैसा बनने लगता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंसान ये देखे कि वो किन लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहा है और किन क्वालिटीज को अपने अंदर लाना चाहता है। एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया ये है कि जो चीज़ इंसान बार बार सोचता और करता है वही बढ़ती है। अगर इंसान अपने दिमाग में सही वैल्यूज़ को जगह देता है और उन्हें रोज़ प्रैक्टिस करता है तो वही वैल्यूज़ उसकी हैबिट बन जाती हैं। धीरे धीरे सही काम करना नेचुरल लगने लगता है और गलत काम करने पर अंदर से अनईजी फीलिंग आती है। ये चैप्टर रियल लाइफ में बहुत प्रैक्टिकली अप्लाई होता है। नौकरी में ईमानदारी, रिश्तों में सच्चाई, पैसे के मामले में क्लैरिटी और खुद से किए वादों को निभाना, ये सब कैरेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। हर बार जब इंसान अपने वैल्यूज़ के खिलाफ जाता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, और हर बार जब वो अपने वैल्यूज़ के साथ खड़ा रहता है तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। अंत में ये चैप्टर बहुत शांति से ये बात कहता है कि कैरेक्टर कोई एंड गोल नहीं है, बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। रोज खुद को बेहतर चुनना, रोज सही को प्राथमिकता देना और रोज सेल्फ डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करना, यही प्रोसेस इंसान को धीरे धीरे स्ट्रांग बनाता है। इस चैप्टर की असली सीख यही है कि असली सफलता बाहर की अचीवमेंट से नहीं बल्कि अंदर की मजबूती से आती है, और ये मजबूती सेल्फ डिसिप्लिन और कैरेक्टर से बनती है। जब इंसान खुद के सामने ईमानदार होता है तो उसकी जिंदगी अपने आप ज्यादा साफ, स्टेबल और मीनिंगफुल बन जाती है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 3 सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इस चैप्टर में हम ये समझते हैं कि इंसान की असली ग्रोथ कब शुरू होती है और क्यों जिम्मेदारी लेना डिसिप्लिन की सबसे मजबूत नींव होती है। ये चैप्टर बहुत शांति से ये बताता है कि जब तक इंसान अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद नहीं लेता तब तक कोई भी बदलाव टिकाऊ नहीं बन पाता। इस चैप्टर की शुरुआत बचपन और परिपक्वता के फर्क से होती है। बचपन में इंसान अपने हालात के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, माता पिता, स्कूल, समाज और किस्मत पर। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उससे उम्मीद की जाती है कि वो खुद फैसले ले और उनके नतीजों को भी स्वीकार करे। यहीं पर बहुत लोग अटक जाते हैं। उम्र बढ़ जाती है लेकिन सोच अभी भी बचपन वाली रहती है। अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी वजह बाहर ढूंढी जाती है। ये चैप्टर बताता है कि ज्यादातर लोग अपनी परेशानियों की जड़ अपने माता पिता, अपनी परवरिश या अपने अतीत में ढूंढते रहते हैं। ये मान लिया जाता है कि जो कुछ भी आज गलत है वो सब किसी और की गलती है। लेकिन ये सोच इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती है। अतीत को बदलना मुमकिन नहीं है, लेकिन वर्तमान पर कंट्रोल लेना हमेशा मुमकिन होता है। जब तक इंसान ये नहीं मान लेता कि अब उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी उसी की है, तब तक वो बार बार उसी जगह लौटता रहता है। इस चैप्टर में एक बहुत खतरनाक सोच की बात की जाती है जिसे जिम्मेदारी से भागने की आदत कहा जा सकता है। ये सोच इंसान को ये महसूस कराती है कि हालात उसके कंट्रोल में नहीं है। जब ऐसा लगता है तो इंसान अपने एक्शंस को भी कमजोर कर देता है। धीरे धीरे शिकायत, गुस्सा, डर और निराशा आदत बन जाती है। ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स दरअसल जिम्मेदारी से बचने का साइड इफेक्ट होती हैं। यहाँ ये भी समझाया गया है कि नेगेटिव इमोशंस अचानक नहीं आते। गुस्सा, जलन, पछतावा और डर तब पैदा होते हैं जब इंसान खुद को पीड़ित मान लेता है। जब इंसान ये सोचने लगता है कि उसके साथ जो हो रहा है उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ये चैप्टर साफ करता है कि इंसान अपने इमोशंस का जिम्मेदार खुद होता है। हालात जैसे भी हों, उनकी व्याख्या कैसे करनी है ये इंसान के हाथ में होता है। एक और महत्वपूर्ण बात ये बताई गई है कि लगातार नेगेटिव सोच शरीर पर भी असर डालती है। जब इंसान लंबे समय तक गुस्से, तनाव या अपराध बोध में रहता है तो वो सिर्फ मेंटल नहीं रहता, धीरे धीरे वो फिजिकल प्रॉब्लम्स में बदलने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बीमारी सोच से आती है, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि जिम्मेदारी से भागने वाली सोच शरीर को कमजोर बनाती है।
इस चैप्टर में ब्लेम करने की आदत को बहुत सीधे तरीके से समझाया गया है। किसी और को दोष देना आसान होता है, इससे तुरंत राहत मिलती है क्योंकि इंसान को खुद कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये राहत बहुत छोटी होती है। लंबे समय में ब्लेम करने से इंसान खुद को और कमजोर बना लेता है, क्योंकि जहां ब्लेम होता है वहां कंट्रोल नहीं होता। यहाँ एक बहुत साफ बात कही जाती है कि नेगेटिव इमोशंस का एक ही इलाज है, और वो है जिम्मेदारी लेना। जैसे ही इंसान ये मान लेता है कि उसकी जिंदगी के फैसले उसी के हाथ में हैं, वैसे ही उसकी सोच बदलने लगती है। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं कि हर गलती का खुद को दोषी ठहराया जाए। इसका मतलब है ये मानना कि आगे क्या करना है ये मेरे कंट्रोल में है। पैसे और इमोशंस का कनेक्शन भी इस चैप्टर में समझाया गया है। बहुत लोग अपनी फाइनेंशियल परेशानियों के लिए हालात, मार्केट या दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन जब तक इंसान ये नहीं मानता कि उसके खर्च, उसकी सेविंग और उसकी कमाई के फैसले उसी के हैं, तब तक स्थिति नहीं बदलती। जिम्मेदारी लेने से ही कंट्रोल आता है, और कंट्रोल से ही सुधार शुरू होता है। ये चैप्टर ये भी बताता है कि जिम्मेदारी और कंट्रोल साथ साथ चलते हैं। जहां जिम्मेदारी होती है, वहीं असली आज़ादी होती है। क्योंकि जब इंसान मान लेता है कि उसके फैसले उसी के हैं, तब वो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देता है। शिकायत कम हो जाती है और एक्शन बढ़ने लगता है। यहाँ एक बहुत मजबूत नियम बताया गया है: कभी शिकायत मत करो और कभी सफाई मत दो। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान चुप रहे या अन्याय सहता रहे। इसका मतलब ये है कि अपनी एनर्जी शिकायत में लगाने के बजाय समाधान में लगाई जाए। जब इंसान बार बार अपनी सफाई देता है, तो वो खुद को कमजोर स्थिति में रखता है। जिम्मेदारी लेने वाला इंसान अपने काम से जवाब देता है। इस चैप्टर का एक और अहम हिस्सा सेल्फ मास्टरी से जुड़ा हुआ है। जिम्मेदारी लेना सिर्फ बाहरी फैसलों तक सीमित नहीं है। इसमें अपनी सोच, अपने रिएक्शन और अपनी आदतों की जिम्मेदारी लेना भी शामिल है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसका रिएक्शन उसके हाथ में है, तब उसकी लाइफ में स्थिरता आने लगती है। रियल लाइफ में ये चैप्टर बहुत सीधे तरीके से लागू होता है। काम में गलती हो जाए, रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाए या हेल्थ बिगड़ जाए, हर जगह पहला कदम यही होता है कि जिम्मेदारी ली जाए। ये देखना कि मैं क्या अलग कर सकता हूं। यही सोच धीरे धीरे डिसिप्लिन बन जाती है। इस चैप्टर का अंत बहुत शांति से इस बात पर होता है कि जिम्मेदारी कोई बोझ नहीं है, ये ताकत है। जब इंसान अपनी जिंदगी की कमान खुद संभाल लेता है, तब उसे किसी और से कंट्रोल की जरूरत नहीं रहती। यही जिम्मेदारी इंसान को मजबूत बनाती है, साफ सोच देती है और उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। यही सेल्फ डिसिप्लिन की असली शुरुआत है। आइए बात करते हैं चैप्टर 4, सेल्फ डिसिप्लिन और गोल्स की। इस चैप्टर में ये समझाया गया है कि गोल्स का सेल्फ डिसिप्लिन से क्या गहरा रिश्ता है और कैसे सही तरह से गोल सेट करना और उन पर टिके रहना इंसान की पूरी लाइफ की दिशा बदल सकता है। ये चैप्टर गोल्स को किसी सपने की तरह नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल सिस्टम की तरह देखने पर जोर देता है। इस चैप्टर की शुरुआत इस आइडिया से होती है कि ज्यादातर लोग लाइफ में जो चाहते हैं वो इसलिए नहीं पा पाते क्योंकि उनके गोल्स साफ नहीं होते। बहुत से लोग मेहनती होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्हें जाना कहाँ है। बिना साफ गोल के मेहनत करना ऐसा ही है जैसे बिना मैप के सफर पर निकल जाना। एनर्जी तो लगती है, लेकिन दिशा साफ नहीं होती। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है जिसे 3% फैक्टर कहा गया है। इसका मतलब ये है कि बहुत कम लोग अपनी लाइफ के गोल्स को लिख कर रखते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ दिमाग में सोचते हैं, लेकिन लिखते नहीं। जो लोग अपने गोल्स को साफ साफ लिखते हैं, उनकी सक्सेस की चांस कई गुना बढ़ जाती है। लिखना गोल को रियल बनाता है। जब कोई चीज़ कागज़ पर आ जाती है, तो वो सिर्फ सोच नहीं रहती, बल्कि एक कमिटमेंट बन जाती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि गोल लिखना खुद में एक डिसिप्लिन है। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन जब उनसे कहा जाए कि उसे लिखो, तो वो टाल देते हैं। यही टालना सेल्फ डिसिप्लिन की कमी को दिखाता है। गोल लिखने की आदत इंसान को ज़्यादा क्लियर बनाती है और माइंड को फोकस देती है। फिर यहाँ सक्सेस और फेलियर के बीच के फ़र्क को समझाया गया है। सक्सेस और फेलियर कोई एक्सीडेंट नहीं होते, दोनों के पीछे एक सिस्टम काम करता है। जो लोग गोल सेट करते हैं, प्लान बनाते हैं और रोज़ के लेवल पर छोटे छोटे एक्शन लेते हैं, वही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वहीं जो लोग बिना प्लान के चलते हैं, वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और बाद में हालात को दोष देने लगते हैं। इस चैप्टर में एक अहम पॉइंट ये भी है कि गोल्स इंसान को लाइफ का कंट्रोल वापस देते हैं। जब गोल्स क्लियर होते हैं, तो फैसले लेना आसान हो जाता है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये साफ दिखने लगता है। बिना गोल के इंसान रिएक्शन मोड में जीता है, लेकिन गोल्स के साथ इंसान चॉइस मोड में आता है।
इसके बाद गोल अचीव करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप तरीका समझाया गया है। ये तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन इसे फॉलो करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। सबसे पहले ये तय करना कि असल में चाहिए क्या, फिर उस गोल को लिखना, फिर ये देखना कि अभी की सिचुएशन क्या है। इसके बाद ये सोचना कि वहाँ से गोल तक पहुँचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस इंसान को रियलिटी से जोड़ता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बताई गई है कि बहुत लोग एक साथ बहुत सारे गोल पकड़ लेते हैं। इससे फोकस टूट जाता है। इस चैप्टर में सलाह दी गई है कि एक समय पर एक गोल को प्रायोरिटी दी जाए। जब एक गोल पर फोकस होता है तो एनर्जी बिखरती नहीं है। फिर बात आती है प्लान बनाने की। सिर्फ गोल लिखना काफ़ी नहीं होता, उसके लिए प्लान बनाना ज़रूरी होता है। प्लान का मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। प्लान एक फ्लेक्सिबल चीज़ है जो रास्ता दिखाता है। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, प्लान में बदलाव हो सकता है, लेकिन बिना प्लान के चलना सबसे बड़ी गलती होती है। इस चैप्टर में माइंड स्टॉर्मिंग की बात भी की गई है। इसका मतलब है दिमाग को खुला छोड़कर आइडियाज़ निकालना, बिना जज किए, बिना खुद को रोके। जब इंसान अपने गोल के बारे में सोचता है और हर पॉसिबल रास्ता लिखता है तो नए सोल्यूशन सामने आते हैं। ये प्रोसेस माइंड को क्रिएटिव बनाता है और डर को कम करता है। एक और अहम आइडिया यहाँ कारण और परिणाम के नियम से जुड़ा है। हर रिजल्ट के पीछे कोई ना कोई एक्शन होता है। अगर रिजल्ट पसंद नहीं आ रहा तो एक्शन बदलने की ज़रूरत होती है। गोल्स इसी नियम पर काम करते हैं। जो इंसान अपने एक्शन को गोल के हिसाब से ढालता है, वही धीरे धीरे रिजल्ट बदल पाता है। इस चैप्टर में एक आम गलतफहमी को भी साफ किया गया है। बहुत लोग सोचते हैं कि गोल सेट करने से प्रेशर बढ़ जाता है। असल में होता उल्टा है। गोल्स प्रेशर नहीं बल्कि क्लैरिटी देते हैं। जब क्लैरिटी होती है तो माइंड शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगला स्टेप क्या है। रियल लाइफ में इन आइडियाज़ का मतलब बहुत सीधा है। काम हो, करियर हो, हेल्थ हो या पैसे से जुड़ी बातें हों, हर जगह गोल्स काम करते हैं। जो लोग अपनी लाइफ को प्लान के साथ जीते हैं, वो इमोशन के भरोसे नहीं चलते। वो हालात को नहीं बल्कि अपने डिसीजन को फॉलो करते हैं। इस चैप्टर का मैसेज ये है कि गोल्स और सेल्फ डिसिप्लिन अलग चीज़ें नहीं हैं। गोल बिना डिसिप्लिन के अधूरे रहते हैं और डिसिप्लिन बिना गोल के भटक जाता है। जब दोनों साथ आते हैं तो लाइफ में स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस दोनों आती हैं। अंत में ये समझ आता है कि गोल्स कोई एक बार की एक्टिविटी नहीं है। उन्हें देखना, रिवाइज करना और उनके लिए खुद को रोज़ थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। यही प्रोसेस इंसान को धीरे धीरे उस लाइफ के करीब ले जाता है जिसे वो अपने लिए बेहतर मानता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 5 सेल्फ डिसिप्लिन एंड पर्सनल एक्सीलेंस की। इस चैप्टर में हम ये समझते हैं कि पर्सनल एक्सीलेंस कोई अलग टैलेंट या गिफ्ट नहीं होता, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन का नेचुरल रिजल्ट होता है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि इंसान अपनी जिंदगी में एवरेज से ऊपर कैसे उठता है और धीरे धीरे अपने काम, सोच और स्किल्स में एक्सीलेंस कैसे डेवलप करता है। ये चैप्टर सबसे पहले ये क्लियर करता है कि इंसान की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई बाहर की चीज नहीं होती, बल्कि वो खुद होता है। ज्यादातर लोग पैसा चीजों पर खर्च करते हैं, लेकिन खुद को अपग्रेड करने में हेजिटेट करते हैं। यहां बताया गया है कि जब इंसान खुद को सीरियसली लेना शुरू करता है, तब उसकी ग्रोथ शुरू होती है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यही है कि इंसान शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़कर लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट को चुनना सीख ले। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि जो चीज इंसान को आज तक यहां तक लाई है, वही चीज उसे आगे नहीं ले जा सकती। अगर इंसान वही हैबिट्स, वही सोच और वही रूटीन पकड़े रहता है, तो ग्रोथ रुक जाती है। पर्सनल एक्सीलेंस के लिए चेंज जरूरी है, और चेंज अपने आप नहीं आता, उसे कॉन्शियसली लाना पड़ता है। यही जगह है जहां सेल्फ डिसिप्लिन काम में आती है। एक इंपॉर्टेंट आइडिया यह है कि हर इंसान के पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं होती। लिमिट्स ज्यादातर दिमाग में होती हैं। लोग खुद को छोटा मान लेते हैं, अपनी कैपेसिटी पर डाउट करने लगते हैं और फिर सेफ जोन में रह जाते हैं। ये चैप्टर बताता है कि इंसान जितना सीख सकता है, उतना ज्यादा बन सकता है। एक्सीलेंस कोई ओवरनाइट चीज नहीं है, बल्कि डेली इंप्रूवमेंट का रिजल्ट है। यहां टॉप परफॉर्मर्स का कॉन्सेप्ट भी सामने आता है। हर फील्ड में कुछ लोग होते हैं जो बाकी लोगों से बेहतर परफॉर्म करते हैं। फर्क टैलेंट का नहीं, डिसिप्लिन का होता है। वही लोग आगे जाते हैं जो लर्निंग को कंटिन्यूस रखते हैं। जो ये मान लेते हैं कि अब उन्हें सब आता है, वहीं रुक जाते हैं। पर्सनल एक्सीलेंस का मतलब है हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना। इस चैप्टर में कंटिन्यूस लर्निंग को बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है। लर्निंग का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता, बल्कि स्किल्स को शार्पन करना, फीडबैक लेना और खुद की परफॉर्मेंस को ऑनेस्ट तरीके से देखना होता है।
सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ इस रूप में दिखती है कि इंसान रोज सीखने के लिए समय निकालता है, चाहे मूड हो या ना हो। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि एक्सीलेंस सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए होती है, लेकिन ये चैप्टर साफ करता है कि ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है अगर वो राइट हैबिट्स डेवलप कर ले। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स जब रेगुलरली किए जाते हैं तो उनका इफेक्ट कंपाउंड होता है। रोज का थोड़ा एफर्ट टाइम के साथ बड़ा रिजल्ट बनाता है। ये चैप्टर डिसीजन मेकिंग पर भी जोर देता है। एक्सेलेंस एक्सीडेंटल नहीं होती, उसे चूज करना पड़ता है। इंसान को डिसाइड करना पड़ता है कि वो एवरेज लाइफ एक्सेप्ट करेगा या बेहतर बनने की कोशिश करेगा। ये डिसीजन वंस नहीं, बार बार लेना पड़ता है। सेल्फ डिसिप्लिन इसी डिसीजन को डेली एक्शन में बदलती है। रियल लाइफ में ये चैप्टर बहुत प्रैक्टिकली अप्लाई होता है। जॉब में बेहतर परफॉर्म करना हो, इनकम बढ़ानी हो या स्किल में मास्टरी लानी हो, हर जगह सेम रूल अप्लाई होता है। रेगुलर प्रैक्टिस, फोकस्ड लर्निंग और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक्सीलेंस बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देती है। ये चैप्टर ये भी बताता है कि टैलेंट अलोन इनफ नहीं होता। टैलेंट बिना डिसिप्लिन के वेस्ट हो जाता है। वहीं एवरेज टैलेंट डिसिप्लिन के साथ बहुत आगे जा सकता है। इसलिए फोकस टैलेंट खोजने पर नहीं, हैबिट्स बनाने पर होना चाहिए। अंत में ये चैप्टर एक काम मैसेज देता है कि पर्सनल एक्सीलेंस कोई प्रेशर नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है। जब इंसान खुद को बेहतर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, तब लाइफ अपने आप इंप्रूव होने लगती है। सेल्फ डिसिप्लिन इंसान को कंट्रोल देती है, क्लैरिटी देती है और डायरेक्शन देती है, और यही डायरेक्शन धीरे धीरे एक्सीलेंस में बदल जाती है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 6, जिसका नाम है सेल्फ डिसिप्लिन एंड करेज। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि डर कैसे बनता है, डर हमें कैसे रोकता है और सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से करेज को कैसे धीरे धीरे डेवलप किया जा सकता है। ये चैप्टर इस बात पे फोकस करता है कि ज़्यादातर लोग लाइफ में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे डर से सही तरीके से डील नहीं कर पाते। यहाँ करेज को किसी हीरो वाली क्वालिटी की तरह नहीं दिखाया गया है, बल्कि एक ऐसी स्किल की तरह समझाया गया है जिसे सीखा और प्रैक्टिस किया जा सकता है। इस चैप्टर का मेन आइडिया ये है कि डर नेचुरल है, लेकिन डर के हिसाब से जीना हमारी चॉइस होती है। सबसे पहले ये समझाया गया है कि ज़्यादातर डर सीखे हुए होते हैं। इंसान पैदा होते समय बहुत कम चीज़ों से डरता है, जैसे अचानक तेज आवाज़ या गिरने का एहसास। बाकी जो डर होते हैं, जैसे बोलने का डर, फेल होने का डर, रिजेक्शन का डर, ये सब लाइफ के एक्सपीरियंस से बनते हैं। बचपन में कोई नेगेटिव अनुभव, किसी की बात या किसी एक फेलियर से दिमाग में ये सेट हो जाता है कि ये चीज़ खतरनाक है। लेकिन क्योंकि ये डर सीखे हुए हैं, इसीलिए इन्हें अनलर्न भी किया जा सकता है। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि डर एक्शन को पैरालाइज कर देता है। जब इंसान डर में होता है तो वो सोचता बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं। दिमाग में बार बार वही सीन चलता रहता है कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर वो गलत हो गया तो क्या होगा। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है कि इंसान सेफ रहना चाहता है और रिस्क से दूर भागता है। लेकिन यही आदत आगे चलकर ग्रोथ की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया है जिसे आसान शब्दों में कहा जा सकता है डर के ऑपोजिट में जाना। जब भी कोई डर सामने आए तो नेचुरल टेंडेंसी होती है उससे बचने की, लेकिन ये चैप्टर कहता है कि अगर करेज बनाना है तो ठीक उल्टा करना होगा। अगर बोलने से डर लगता है तो बोलने के मौके ढूंढने होंगे। अगर किसी से बात करने में डर लगता है तो बातचीत की प्रैक्टिस करनी होगी। डर से भागने की जगह डर की तरफ छोटे छोटे स्टेप्स में बढ़ना जरूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया यह है कि दिमाग जो चीज़ बार बार सोचता है वही सच लगने लगती है। अगर इंसान हर बार किसी सिचुएशन में खुद को कमज़ोर, नर्वस या फेल होता हुआ इमेजिन करता है तो दिमाग उसी के हिसाब से बॉडी को रिएक्ट करने के लिए तैयार कर लेता है। इसीलिए इस चैप्टर में यह समझाया गया है कि खुद को बिना डरे हुए इमेजिन करना एक प्रैक्टिकल टूल है। इसका मतलब ये नहीं कि खुद से झूठ बोला जाए, बल्कि दिमाग को एक नया पैटर्न सिखाया जाए कि इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। यहाँ ये भी बताया गया है कि बोलने का डर दुनिया के सबसे आम डरों में से एक है। बहुत से लोग मरने से कम और लोगों के सामने बोलने से ज़्यादा डरते हैं। इसकी वजह यह है कि लोग रिजेक्शन और जजमेंट से डरते हैं। लेकिन इस चैप्टर में ये क्लियर किया गया है कि बोलना एक स्किल है, कोई नेचुरल टैलेंट नहीं। जितना ज़्यादा इंसान बोलने की प्रैक्टिस करता है, उतना ही उसका डर कम होता जाता है। शुरुआत में डर रहेगा, आवाज़ कांपेगी, शब्द सही नहीं आएंगे, लेकिन यही प्रोसेस करेज को मजबूत बनाता है। एक और ज़रूरी पॉइंट यह है कि कई बार इंसान एक साथ दो डर से जूझ रहा होता है। एक तरफ फेल होने का डर, दूसरी तरफ कुछ ना करने का डर।
ये चैप्टर बताता है कि अगर एक्शन लिया जाए तो दोनों डर एक साथ कमजोर होने लगते हैं। जब इंसान एक्शन लेता है तो उसे ये एहसास होता है कि हालात उतने खराब नहीं थे जितना दिमाग ने बना लिया था। यही एहसास धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनाता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि करेज का मतलब डर का ना होना नहीं है। करेज का मतलब है डर के बावजूद सही काम करना। जो लोग लीडर बनते हैं उनमें भी डर होता है, लेकिन वे डर को डिसीजन लेने से रोकने नहीं देते। यहाँ दो तरह के करेज की बात की गई है। एक है फिजिकल करेज, जो बहुत कम सिचुएशंस में जरूरी होता है। दूसरा है मॉरल और मेंटल करेज, जो रोजमर्रा की लाइफ में काम आता है, जैसे सच बोलना, सही डिसीजन लेना या मुश्किल बातचीत करना। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन में यह बताया गया है कि डर से सीधे डील करना क्यों जरूरी है। जब इंसान डर से भागता है तो दिमाग उसे और बड़ा बना देता है, लेकिन जब इंसान डर का सामना करता है तो दिमाग सीखता है कि यह सिचुएशन हैंडल की जा सकती है। इसी प्रोसेस को सेल्फ डिसिप्लिन कहा गया है, यानी हर बार खुद को यह अलाउ करना कि डर के बावजूद एक्शन लिया जाए। यहाँ एक प्रैक्टिकल अप्रोच दी गई है जिसे डिजास्टर रिपोर्ट कहा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि डर वाली सिचुएशन में यह सोचना कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। ज्यादातर मामलों में जो सबसे बुरा होता है वो भी हैंडल किया जा सकता है। जब इंसान ये साफ साफ लिखकर या सोचकर देखता है तो डर का इमोशनल असर कम हो जाता है और दिमाग लॉजिकल मोड में आ जाता है। इस चैप्टर का एक बहुत जरूरी मैसेज ये है कि एक्शन ही डर का असली इलाज है। इंसान जितना सोचता है डर उतना बढ़ता है, और जितना करता है डर उतना कम होता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यहाँ ये नहीं है कि खुद को फोर्स किया जाए, बल्कि ये है कि सही एक्शन को टालने की आदत को तोड़ा जाए। रियल लाइफ में ये आइडिया हर जगह लागू होता है। करियर में नया स्टेप लेना, बिजनेस शुरू करना, लोगों से बात करना या कोई नया स्किल सीखना, हर जगह डर आता है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे डर के खत्म होने का इंतजार नहीं करते, वे डर के साथ मूव करना सीखते हैं। धीरे धीरे वही डर कमजोर पड़ जाता है और उसकी जगह कॉन्फिडेंस ले लेता है। इस चैप्टर में एक आम गलतफहमी को भी क्लियर किया गया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस पहले आता है और एक्शन बाद में, लेकिन असल में उल्टा होता है। पहले एक्शन आता है, फिर एक्सपीरियंस और फिर कॉन्फिडेंस। अगर इंसान कॉन्फिडेंस के आने का इंतजार करता रहेगा तो वो कभी शुरुआत ही नहीं करेगा। अंत में ये चैप्टर इस बात पे खत्म होता है कि करेज कोई बड़ी छलांग नहीं है, बल्कि छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन का रिजल्ट है। हर बार जब इंसान डर के बावजूद सही काम करता है तो वो अंदर से थोड़ा और मजबूत बनता है। यही प्रोसेस समय के साथ एक ऐसे इंसान को तैयार करता है जो मुश्किल सिचुएशंस में भी शांत रह पाता है और सही फैसले ले पाता है। इस चैप्टर का सार यही है कि डर को हटाना जरूरी नहीं, डर को समझना और उसके साथ सही तरीके से काम करना जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन और करेज मिलकर इंसान को वो ताकत देते हैं जिससे वो अपनी लिमिट्स को धीरे धीरे एक्सपैंड कर सकता है। यही करेज आगे चलकर लाइफ के हर एरिया में क्लैरिटी और कंट्रोल लाता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 7 सेल्फ डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंस की। इस चैप्टर में ये समझाया गया है कि डिसिप्लिन के साथ साथ परसिस्टेंस यानी लगातार लगे रहना क्यों जरूरी है और कैसे यही आदत लंबे समय में किसी भी इंसान को आगे बढ़ाती है। ये चैप्टर मूल रूप से इस बात पर फोकस करता है कि जिंदगी में मुश्किलें आना नॉर्मल है, रुकावटें आना भी नॉर्मल है, लेकिन जो लोग आगे निकलते हैं वो वही होते हैं जो बीच में रुकते नहीं हैं। यहाँ परसिस्टेंस को सिर्फ जिद या जिद्दीपन की तरह नहीं बताया गया है, बल्कि एक सोच और एटीट्यूड की तरह समझाया गया है। मतलब हालात कैसे भी हों, इंसान अपनी कोशिश जारी रखता है। चैप्टर की शुरुआत इस आइडिया से होती है कि परसिस्टेंस का रिवॉर्ड हमेशा मिलता है, लेकिन अक्सर तुरंत नहीं मिलता। बहुत से लोग थोड़ी देर कोशिश करने के बाद हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर रिजल्ट जल्दी नहीं आया तो शायद रास्ता गलत है। लेकिन यहाँ समझाया गया है कि ज़्यादातर मीनिंगफुल रिजल्ट्स टाइम लेते हैं। परसिस्टेंस का मतलब है कि इंसान रिजल्ट दिखने से पहले भी काम करता रहे। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान की असली ताकत उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होती है, यानी किसी सिचुएशन के सामने रिएक्शन देना या सोच समझकर रिस्पॉन्स देना। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो तुरंत ब्लेम ढूंढते हैं, हालात को कोसते हैं और रुक जाते हैं। दूसरे वो जो सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और फिर अगला स्टेप लेते हैं। परसिस्टेंस दूसरे वाले अप्रोच से जुड़ी हुई है। इस चैप्टर में ऑप्टिमिज्म की भी बात की गई है, लेकिन बहुत रियलिस्टिक तरीके से। यहाँ ऑप्टिमिज्म को ब्लाइंड पॉजिटिविटी की तरह नहीं बताया गया। ऑप्टिमिज्म का मतलब ये नहीं कि इंसान ये माने कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ऑप्टिमिज्म का मतलब है ये मानना कि प्रॉब्लम टेम्पररी है और इसका कोई ना कोई सल्यूशन जरूर निकलेगा। यही सोच इंसान को दोबारा कोशिश करने की एनर्जी देती है। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि परसिस्टेंट लोग कभी थकते नहीं हैं या कभी डाउट में नहीं आते, लेकिन असल में ऐसा नहीं है।
इस चैप्टर में साफ किया गया है कि डाउट्स, फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन हर इंसान को होता है। फर्क बस इतना होता है कि परसिस्टेंट लोग इन फीलिंग्स को फाइनल डिसीजन नहीं बनने देते। वो फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन एक्शन फिर भी लेते रहते हैं। यहाँ प्रोएक्टिव और रिएक्टिव बिहेवियर के बीच का फर्क भी समझाया गया है। रिएक्टिव इंसान हालात के हिसाब से चलता है। अगर हालात अच्छे हैं तो मोटिवेटेड रहता है, अगर हालात खराब हैं तो रुक जाता है। प्रोएक्टिव इंसान पहले से डिसाइड करके चलता है कि चाहे कुछ भी हो वो अपना काम करेगा। परसिस्टेंस असल में प्रोएक्टिव सोच का ही हिस्सा है। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि प्रॉब्लम्स को सिर्फ ऑब्स्टिकल की तरह देखने से इंसान जल्दी टूट जाता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स को सीखने का मौका समझा जाए तो वही प्रॉब्लम स्ट्रेंथ बन जाती हैं। हर प्रॉब्लम में कोई ना कोई लेसन छुपा होता है और परसिस्टेंस इंसान को उस लेसन तक पहुंचने का समय देती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सक्सेसफुल लोग एडवांस में ही डिसाइड कर लेते हैं कि वो गिव अप नहीं करेंगे। इसे रिजॉल्व इन एडवांस कहा गया है। मतलब जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है उसी वक्त ये तय कर लेना कि फ्यूचर में जब मुश्किल आएगी तब भी रुकना नहीं है। ये डिसीजन बाद में बहुत काम आता है क्योंकि उस समय इमोशन स्ट्रांग होते हैं और डिसीजन लेना मुश्किल होता है। कई लोग ये सोचते हैं कि परसिस्टेंस का मतलब एक ही तरीका बार बार ट्राई करना है, लेकिन इस चैप्टर में क्लियर किया गया है कि परसिस्टेंस का मतलब रिजिड होना नहीं है। परसिस्टेंस का मतलब है गोल पर टिके रहना लेकिन तरीकों में फ्लेक्सिबिलिटी रखना। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो दूसरा तरीका ढूंढना भी परसिस्टेंस का ही हिस्सा है। रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। करियर में सेटबैक्स आते हैं, रिजेक्शन मिलता है, ग्रोथ स्लो लगती है, रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, हेल्थ और हैबिट्स में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। परसिस्टेंस का रोल हर जगह सेम है। इंसान शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट से डरकर लॉन्ग टर्म प्रोसेस को बीच में नहीं छोड़ता। एक और मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि परसिस्टेंस सिर्फ बड़े गोल्स के लिए ज़रूरी है, लेकिन असल में परसिस्टेंस छोटे छोटे डेली एक्शंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रोज़ थोड़ा सा एफर्ट, रोज़ सेम डिसिप्लिन, यही चीज़ समय के साथ बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। चैप्टर ये भी बताता है कि परसिस्टेंस इंसान की कैरेक्टर को शेप करती है। जब कोई इंसान बार बार मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ता है तो उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अंदर से बनता है। ये कॉन्फिडेंस किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन से नहीं आता, बल्कि सेल्फ ट्रस्ट से आता है कि मैं रुकूंगा नहीं। अंत में ये चैप्टर ये समझाकर खत्म होता है कि सेल्फ डिसिप्लिन और परसिस्टेंस अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। डिसिप्लिन इंसान को सही काम शुरू करवाती है और परसिस्टेंस उस काम को पूरा करवाती है। दोनों मिलकर ही लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल बनाते हैं। अगर पूरे चैप्टर को एक लाइन में समझा जाए तो बात इतनी सी है कि जिंदगी में जीतने वाले लोग हमेशा स्मार्टेस्ट या लकीएस्ट नहीं होते। ज़्यादातर केसेस में वही लोग आगे निकलते हैं जो थोड़ा और समय तक टिके रहते हैं, थोड़ा और पेशेंस रखते हैं और बीच में रुकने से मना कर देते हैं। आइए बात करते हैं चैप्टर 8 सेल्फ डिसिप्लिन एंड वर्क की। इस चैप्टर में काम को लेकर सेल्फ डिसिप्लिन की असली समझ दी गई है। यहाँ ये बताया गया है कि काम सिर्फ आवर्स पूरे करने का नाम नहीं है, बल्कि सही काम को सही तरीके से और सही फोकस के साथ करना ही असली काम होता है। ये चैप्टर इस बात पर क्लैरिटी देता है कि वर्क लाइफ में प्रोग्रेस क्यों कुछ लोग फास्ट करते हैं और कुछ लोग सालों तक एक ही जगह अटके रहते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत इस आइडिया से होती है कि हर काम इंपॉर्टेंट नहीं होता। ज्यादातर लोग दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। सेल्फ डिसिप्लिन का पहला रूल यही है कि रेलेवेंट और इररेलेवेंट कामों में फर्क करना आना चाहिए। रेलेवेंट काम वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट देते हैं, जो ग्रोथ से जुड़े होते हैं और जिनका इम्पैक्ट सीधा परफॉर्मेंस पर पड़ता है। इररेलेवेंट काम वो होते हैं जो सिर्फ टाइम खा जाते हैं लेकिन आउटपुट नहीं देते। प्रॉब्लम यह है कि इररेलेवेंट काम आसान होते हैं, इसलिए माइंड नेचुरली उन्हीं की तरफ खिंचता है। यहाँ एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हार्ड वर्क मतलब ज्यादा देर तक काम करना, जबकि सच ये है कि डिसिप्लिन्ड वर्क का मतलब है हाई वैल्यू काम पर फोकस्ड रहना। अगर कोई इंसान दिन में 8 घंटे काम कर रहा है लेकिन ज्यादातर समय लो वैल्यू एक्टिविटीज में चला जा रहा है तो वो असल में खुद को बिजी रख रहा है, प्रोडक्टिव नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ काम आती है क्योंकि फोकस बनाए रखना इजी नहीं होता। इस चैप्टर में रेपुटेशन की बात भी बहुत साफ तरीके से समझाई गई है। वर्क लाइफ में रेपुटेशन धीरे धीरे बनती है और सेल्फ डिसिप्लिन इसका बेस होता है। जो लोग टाइम पर काम पूरा करते हैं, जो प्रॉमिसेस निभाते हैं और जिनका काम कंसिस्टेंट रहता है, उनकी रेपुटेशन स्ट्रांग बनती है। इसके उलट जो लोग एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, डेडलाइंस मिस करते हैं या हाफ हार्टेड एफर्ट दिखाते हैं, उनकी रेपुटेशन वीक हो जाती है। ये रेपुटेशन आगे चलकर अपॉर्चुनिटीज तय करती है, प्रमोशन हो या ट्रस्ट। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ प्रायोरिटी से जुड़ा हुआ है।
हर काम इक्वल नहीं होता, कुछ ही काम ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम रिजल्ट लाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि इंसान खुद को उन टॉप प्रायोरिटी कामों पर लगाता है, भले ही वो काम मुश्किल हो या बोरिंग लगे। माइंड नेचुरली आसान और मज़ेदार कामों की तरफ भागता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड व्यक्ति जानता है कि ग्रोथ डिस्कम्फर्ट से ही आती है। ये भी समझाया गया है कि अपने काम की वैल्यू को समझना ज़रूरी है। जब इंसान ये समझने लगता है कि उसका 1 घंटा कितना वैल्यूएबल है, तब वो टाइम वेस्ट करने से पहले 2 बार सोचता है। सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ ये सिखाती है कि टाइम को कैजुअली ट्रीट नहीं किया जा सकता। हर घंटे का सही इस्तेमाल लॉन्ग टर्म में बड़ा फर्क पैदा करता है। एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया ये है कि काम करते समय पूरा काम करना। बहुत लोग काम के दौरान डिस्ट्रैक्शंस में चले जाते हैं। फ़ोन, नोटिफिकेशंस, रैंडम बातें और मल्टीटास्किंग फोकस तोड़ देती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का सिंपल मतलब यहाँ यही है कि जब काम करो तो सिर्फ काम करो। हाफ अटेंशन से किया गया काम न क्वालिटी देता है न सैटिस्फैक्शन। इस चैप्टर में ये भी क्लियर किया गया है कि हार्ड वर्क सबके लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग फिजिकली ज़्यादा काम करते हैं, कुछ मेंटली, लेकिन जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं वो अपने काम में कंसिस्टेंसी रखते हैं। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हैं। ये कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की असली वजह बनती है। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी होती है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब खुद पर ज़्यादा प्रेशर डालना है, जबकि असल में सेल्फ डिसिप्लिन क्लैरिटी देता है। जब इंसान को पता होता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं, तो मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है। कन्फ्यूजन ज़्यादा थकाती है, डिसिप्लिन नहीं। रियल लाइफ में इन आइडियाज़ का एप्लीकेशन बहुत प्रैक्टिकल है। कोई भी जॉब हो, बिजनेस हो या फ्रीलांसिंग, जो लोग अपने काम को सीरियसली लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। सीरियस लेने का मतलब स्ट्रेस लेना नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझने की कि आउटपुट की क्वालिटी आपकी पहचान बनती है। ये चैप्टर ये भी दिखाता है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोकस्ड वर्किंग आवर्स। सेल्फ डिसिप्लिन इंसान को सिखाती है कि एनर्जी को कैसे सही जगह इन्वेस्ट करना है। जो लोग ये सीख जाते हैं वो कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट निकाल पाते हैं। अंत में ये चैप्टर एक शांत लेकिन गहरी बात पर खत्म होता है। वर्क में सेल्फ डिसिप्लिन कोई एक बार की चीज़ नहीं है, ये रोज़ की प्रैक्टिस है। हर दिन खुद को याद दिलाना पड़ता है कि ईजी रास्ता नहीं, सही रास्ता चुनना है। यही हैबिट धीरे धीरे कैरेक्टर बनाती है, रेपिटेशन बनाती है और लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन रखती है। ये चैप्टर ये समझाता है कि काम सिर्फ अर्निंग का जरिया नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक प्रोसेस है। जब सेल्फ डिसिप्लिन काम का हिस्सा बन जाती है, तब काम बोझ नहीं लगता, बल्कि ग्रोथ का साधन बन जाता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 9 सेल्फ डिसिप्लिन एंड लीडरशिप की। इस चैप्टर में हम ये समझते हैं कि लीडरशिप असल में क्या होती है और सेल्फ डिसिप्लिन इसका सबसे मजबूत आधार क्यों है। यहाँ लीडरशिप को किसी पद, पावर या टाइटल से नहीं जोड़ा गया है, बल्कि कैरेक्टर, बिहेवियर और डेली एक्शन से जोड़ा गया है। ये चैप्टर ये साफ करता है कि जो इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख लेता है, वही इंसान दूसरों को सही डायरेक्शन दे पाता है। इस चैप्टर की शुरुआत इसी अंडरस्टैंडिंग से होती है कि लीडरशिप कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो टाइम के साथ डेवलप होता है। हर इंसान लीडरशिप के अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। शुरू में इंसान खुद पर ही कंट्रोल नहीं कर पाता। इमोशंस, हैबिट्स और डिस्ट्रैक्शंस उसे ईजिली हिला देते हैं। लेकिन जैसे जैसे सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होती है, इंसान अपने एक्शंस को कॉन्शियसली चुनना शुरू करता है। यही पहला स्टेप होता है लीडरशिप की तरफ। ये चैप्टर ये भी बताता है कि लीडर बनने के लिए सबसे पहले खुद के लिए क्लियर विजन होना जरूरी है। विजन का मतलब कोई बड़ा सपना नहीं, बल्कि ये क्लैरिटी कि इंसान किस तरह का पर्सन बनना चाहता है और किस वैल्यूज के साथ जीना चाहता है। बिना विजन की लीडरशिप पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि डायरेक्शन ही क्लियर नहीं होती। सेल्फ डिसिप्लिन यहां काम आती है क्योंकि विजन को रोज के एक्शंस में बदलना आसान नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट आइडिया यह है कि लीडर हमेशा स्टैंडर्ड बेरर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि लीडर सबको लेक्चर देता है, बल्कि ये कि उसका बिहेवियर ही स्टैंडर्ड सेट करता है। लोग वर्ड्स से ज्यादा एक्शंस को फॉलो करते हैं। अगर कोई इंसान टाइम पर आता है, कमिटमेंट्स निभाता है और प्रेशर में भी काम रहता है, तो लोग नेचुरली उसी बिहेवियर को एक्सेप्ट करने लगते हैं। ये सब सेल्फ डिसिप्लिन से आता है, न कि पोजीशन से। इस चैप्टर में वॉक द टॉक की कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है। लीडरशिप में क्रेडिबिलिटी सबसे जरूरी होती है। अगर कोई इंसान कुछ कहता है लेकिन खुद फॉलो नहीं करता, तो ट्रस्ट टूट जाता है।
सेल्फ डिसिप्लिन लीडर को ये स्ट्रेंथ देती है कि वो वही करे जो वो दूसरों से एक्सपेक्ट करता है। यही कंसिस्टेंसी लीडरशिप को मजबूत बनाती है। ये चैप्टर ये भी बताता है कि लीडर्स स्टैंडर्ड सेट करते हैं। स्टैंडर्ड्स का मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं, बल्कि क्लियर बाउंड्रीज और क्लियर बिहेवियर गाइडलाइंस। सेल्फ डिसिप्लिन लीडर को ये एबिलिटी देती है कि वो कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय सही चीज पर टिके रहे। शॉर्ट टर्म कन्वीनियंस छोड़कर लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट चूज करना लीडरशिप का हिस्सा है। वैल्यूज और प्रिंसिपल्स की बात भी यहाँ बहुत कामली की गई है। लीडर के लिए वैल्यूज सिर्फ बोलने की चीज नहीं होती, बल्कि रोज के डिसीजंस में दिखाई देती हैं। प्रेशर में सही डिसीजन लेना आसान नहीं होता। यही वो जगह है जहां सेल्फ डिसिप्लिन टेस्ट होती है। बिना डिसिप्लिन के वैल्यूज सिर्फ आइडियाज बनकर रह जाती हैं। इस चैप्टर में लीडरशिप के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन किए जाते हैं, जैसे ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ कंट्रोल। यहाँ ये क्लियर किया गया है कि लीडरशिप परफेक्शन नहीं मांगती, लेकिन इंटेग्रिटी जरूर मांगती है। लीडर गलती कर सकता है, लेकिन गलती एक्सेप्ट करना और उसे सही करना सेल्फ डिसिप्लिन का ही हिस्सा है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्राइसिस लीडरशिप का इनएविटेबल हिस्सा होती है। हर लीडर को कभी ना कभी मुश्किल सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। क्राइसिस में इमोशंस सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं। पैनिक, एंगर या फियर डिसीजन मेकिंग को खराब कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन लीडर को इमोशनल रिएक्शन से ऊपर उठकर सोचने की पावर देती है। काम रहकर सिचुएशन को देख पाना लीडरशिप की सबसे वैल्यूएबल क्वालिटी मानी गई है। ये चैप्टर सेल्फ कंट्रोल और लीडरशिप के रिलेशन को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करता है। जो इंसान अपने वर्ड्स, टोन और रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, वही दूसरों के रिस्पेक्ट को मेंटेन कर पाता है। लीडरशिप लाउड होने में नहीं, बैलेंस्ड होने में होती है। सेल्फ डिसिप्लिन लीडर को इंपल्सिव बिहेवियर से बचाती है। यहाँ ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर की गई है कि लीडरशिप का मतलब डोमिनेटिंग होना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि लीडर वही होता है जो दूसरों पर कंट्रोल रखे, लेकिन ये चैप्टर बताता है कि असली लीडरशिप सेल्फ कंट्रोल से शुरू होती है, दूसरों को कंट्रोल करने से नहीं। जब इंसान खुद डिसिप्लिन्ड होता है तो इन्फ्लुएंस नेचुरली बिल्ड होता है। रियल लाइफ में ये चैप्टर बहुत प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई होता है। ऑफिस में मैनेजर हो, बिजनेस ओनर हो या फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी हो, लीडरशिप हर जगह दिखती है। टाइम पर काम करना, प्रॉमिसेस निभाना, प्रेशर में भी बैलेंस्ड रहना, ये सब लीडरशिप बिहेवियर्स हैं। इनके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं, बल्कि डेली डिसिप्लिन चाहिए। ये चैप्टर ये भी दिखाता है कि लीडर्स ऊपर इसीलिए आते हैं क्योंकि वो वही करते हैं जो बाकी लोग अवॉइड करते हैं। डिफिकल्ट डिसीजंस लेना, अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सेल्फ डिसिप्लिन के बिना पॉसिबल नहीं होता। लीडरशिप पॉपुलैरिटी का गेम नहीं है, रिलायबिलिटी का गेम है। अंत में ये चैप्टर बहुत कामली ये बात रखता है कि लीडरशिप कोई रोल नहीं, बल्कि हैबिट है। सेल्फ डिसिप्लिन से बनी हैबिट्स ही लीडरशिप को सस्टेन करती हैं। जब इंसान रोज अपने बिहेवियर को इंप्रूव करता है, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है और वैल्यूज के साथ जीता है, तो लीडरशिप नेचुरली डेवलप होती है। इस चैप्टर की कोर लर्निंग यही है कि लीडरशिप बाहर से नहीं आती, अंदर से बनती है। सेल्फ डिसिप्लिन वो फाउंडेशन है जिस पर ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस खड़े होते हैं। जो इंसान खुद को लीड करना सीख लेता है, वही इंसान दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन पाता है। यही इस चैप्टर की सबसे शांत और सबसे गहरी सीख है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 10 सेल्फ डिसिप्लिन एंड बिजनेस की। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की गई है कि बिजनेस में सेल्फ डिसिप्लिन क्यों इतनी जरूरी होती है और कैसे छोटे छोटे अनुशासित फैसले किसी बिजनेस को धीरे धीरे मजबूत बनाते हैं। यहाँ फोकस किसी बड़ी रणनीति पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा के सही सोच और सही व्यवहार पर है। ये चैप्टर इस बात से शुरू होता है कि बिजनेस की दुनिया में कंपटीशन हमेशा मौजूद रहता है। कोई भी बिजनेस अकेला नहीं चलता। हर प्रोडक्ट, हर सर्विस के कई ऑप्शन होते हैं। ऐसे माहौल में सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है ये मानकर चलना कि ग्राहक के पास हमेशा चुनाव होता है। इसलिए ये सोचना कि हमारा बिजनेस अपने आप चलेगा या ग्राहक मजबूरी में आएगा, एक गलत सोच है। अनुशासन यही सिखाता है कि हर दिन खुद से पूछना चाहिए कि आज हम दूसरों से बेहतर क्या कर रहे हैं। इस चैप्टर का एक बड़ा विचार ये है कि ग्राहक हमेशा सेंटर में होना चाहिए। अक्सर बिजनेस में लोग अपने प्रोडक्ट, अपने आइडिया या अपने फायदे पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ समझाया गया है कि लंबे समय में वही बिजनेस टिकता है जो ग्राहक की जरूरत और उम्मीद को सबसे पहले रखता है। सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ इस बात में दिखता है कि अपनी पसंद या सुविधा के बजाय ग्राहक की सुविधा को चुना जाए, चाहे उसमें ज्यादा मेहनत क्यों न लगे। एक और अहम बात यह है कि बिजनेस में ये मान लेना कि हम ठीक कर रहे हैं खतरनाक हो सकता है।
इस चैप्टर में ये समझाया गया है कि अपने ही मान्यताओं को चैलेंज करना भी एक तरह का अनुशासन है। कई बार जो तरीका पहले काम करता था वही तरीका आगे चलकर रुकावट बन जाता है, लेकिन लोग आदत के कारण उसे बदलना नहीं चाहते। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है समय समय पर खुद से सवाल करना कि क्या यही सबसे सही तरीका है या अब कुछ बदलने की जरूरत है। यहाँ आदर्श ग्राहक की पहचान पर भी जोर दिया गया है। हर बिजनेस हर किसी के लिए नहीं होता। अनुशासित बिजनेस वही होता है जो ये साफ जानता है कि उसका सही ग्राहक कौन है, उसकी समस्या क्या है और वो किस चीज के लिए पैसे देने को तैयार है। बिना इस स्पष्टता के बिजनेस बस भागदौड़ बन जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ इस रूप में दिखता है कि फालतू के काम और गलत ग्राहकों के पीछे समय और पैसा बर्बाद न किया जाए। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि बिजनेस में असली लागत को जानना कितना जरूरी है। कई लोग सिर्फ ऊपर ऊपर की कमाई देखते हैं और खुश हो जाते हैं, लेकिन खर्चों को ठीक से नहीं समझते। अनुशासन का मतलब है हर खर्च को ईमानदारी से देखना, चाहे वो समय का खर्च हो, मेहनत का खर्च हो या पैसे का। जब तक असली लागत साफ नहीं होगी तब तक सही फैसला लेना मुश्किल होता है। एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात यह कही गई है कि बिजनेस का असली मकसद ग्राहक को खुश करना है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन व्यवहार में इसे निभाना मुश्किल होता है। कई बार मुनाफे, ईगो या शॉर्टकट के चक्कर में ये मकसद पीछे छूट जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ इस बात में है कि हर फैसले से पहले ये सोचा जाए कि इससे ग्राहक का अनुभव बेहतर होगा या खराब। इस चैप्टर में उच्च मानक सेट करने पर भी जोर दिया गया है। बिजनेस में औसत होना आसान है, लेकिन बेहतर होना अनुशासन मांगता है। उच्च मानक का मतलब सिर्फ बड़े लक्ष्य नहीं, बल्कि छोटे कामों में भी गुणवत्ता बनाए रखना। समय पर काम पूरा करना, वादा निभाना और गलती होने पर उसे सुधारना, ये सब सेल्फ डिसिप्लिन के उदाहरण हैं। बिना अनुशासन के मानक धीरे धीरे गिरते चले जाते हैं। एक और जरूरी विचार यह है कि समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान दिया जाए। बिजनेस में समस्याएं हर दिन आती हैं, लेकिन हर समस्या पर शिकायत करना या बहाना बनाना आसान होता है। अनुशासित सोच ये सिखाती है कि समस्या को शांत दिमाग से देखा जाए और ये सोचा जाए कि अगला सही कदम क्या हो सकता है। ये आदत बिजनेस को भावनाओं के बजाय समझदारी से चलाने में मदद करती है। ये भी समझाया गया है कि कई लोग बिजनेस में ये मान लेते हैं कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो सब अपने आप हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अच्छा होना काफ़ी नहीं है, बेहतर होना ज़रूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है लगातार सुधार करना, चाहे ग्राहक ने शिकायत की हो या नहीं। जो बिजनेस सिर्फ शिकायत आने पर बदलता है वो पीछे रह जाता है। इस चैप्टर में यह भी साफ किया गया है कि बिजनेस में सेल्फ डिसिप्लिन कोई एक बार का फैसला नहीं, बल्कि रोज की प्रैक्टिस है। हर दिन सही प्राथमिकता तय करना, गैर जरूरी कामों से बचना और जरूरी कामों पर टिके रहना, यही असली अनुशासन है। बिना इसके बिजनेस धीरे धीरे अव्यवस्थित हो जाता है। कई बार ये गलतफहमी होती है कि बिजनेस में सख्ती और अनुशासन से रचनात्मकता खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ ये समझाया गया है कि अनुशासन दरअसल रचनात्मकता को दिशा देता है। जब सीमाएं और मानक साफ होते हैं तब टीम और सिस्टम बेहतर तरीके से काम करते हैं। बिना अनुशासन के आज़ादी अराजकता बन जाती है। रियल लाइफ में इन विचारों का मतलब ये है कि कोई भी छोटा दुकानदार हो या बड़ी कंपनी, सभी के लिए नियम एक जैसे हैं। ग्राहक को समझना, लागत को जानना, खुद को बेहतर बनाना और हर दिन थोड़ा सुधार करना, यही बिजनेस की स्थिर नींव है। ये सब तभी संभव है जब भावनाओं के बजाय आदतों पर काम किया जाए। इस चैप्टर का एक छिपा हुआ लेकिन अहम संदेश ये भी है कि बिजनेस में सेल्फ डिसिप्लिन का सीधा असर आत्मसम्मान पर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति या टीम अपने ही बनाए नियमों पर चलती है तो भरोसा बढ़ता है। ये भरोसा ग्राहकों तक भी पहुंचता है और धीरे धीरे ब्रांड की पहचान बनाता है। अंत में ये चैप्टर ये समझाने की कोशिश करता है कि बिजनेस में सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं होती, ये रोज के अनुशासित फैसलों का नतीजा होती है। सही ग्राहक चुनना, सही मानक रखना, सही सोच के साथ समस्या सुलझाना और हर दिन खुद को बेहतर बनाना, यही सेल्फ डिसिप्लिन एंड बिजनेस का असली मतलब है। जब ये अनुशासन आदत बन जाता है तब बिजनेस सिर्फ चलने नहीं लगता, बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ बन जाता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 11 सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्स की। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि सेल्स जैसे फील्ड में सेल्फ डिसिप्लिन क्यों सबसे ज़रूरी स्किल मानी जाती है और कैसे ये एक व्यक्ति के रोज़मर्रा के बिहेवियर, सोच और एक्शन से जुड़ी होती है। ये चैप्टर ये नहीं कहता कि सेल्स सिर्फ बोलने या मनाने का खेल है, बल्कि ये दिखाता है कि असली सेल्स अंदर से शुरू होती है, यानी खुद को कंट्रोल करने से। ये चैप्टर सबसे पहले ये साफ करता है कि सेल्स में रिजल्ट अचानक नहीं आते। ज़्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि जो सेल्स में सफल होते हैं उनमें कोई खास टैलेंट होता है या फिर वे नेचुरली बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन यहाँ समझाया गया है कि लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म करने वाले सेल्स प्रोफेशनल्स असल में बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं।
वे अपने मूड, अपने डर और अपनी आलस को कंट्रोल करना सीख चुके होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यहाँ सख्ती या खुद पर जबरदस्ती करना नहीं है। इसका मतलब है सही काम को सही समय पर करना, चाहे मन करे या ना करे। सेल्स में कई ऐसे काम होते हैं जो आसान नहीं लगते, जैसे नए लोगों को कॉल करना, बार बार फॉलो अप करना, रिजेक्शन झेलना या फिर रोज अपने नंबर और परफॉर्मेंस को ईमानदारी से देखना। बिना सेल्फ डिसिप्लिन के इंसान इन कामों से बचने लगता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि सेल्स में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का कस्टमर नहीं होता, बल्कि अंदर की आवाज होती है जो कहती है कि आज नहीं, कल कर लेंगे। ये आवाज थकान, डर या आराम की चाहत से आती है। सेल्फ डिसिप्लिन का काम यही है कि इस आवाज को पहचान कर भी काम किया जाए। एक अहम आइडिया यह है कि सेल्स में इमोशन से ज्यादा सिस्टम काम करता है। अगर इंसान हर दिन अपने मूड के हिसाब से काम करेगा तो रिजल्ट कभी स्थिर नहीं होंगे। लेकिन अगर एक फिक्स्ड सिस्टम बना लिया जाए, जैसे रोज कितनी कॉल करनी है, कितनी मीटिंग करनी है, कितने फॉलो अप करने हैं, तो धीरे धीरे रिजल्ट अपने आप आने लगते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन इस सिस्टम को फॉलो करने की ताकत देता है। यह भी बताया गया है कि सेल्स में रिजेक्शन बहुत आम चीज है। जो लोग डिसिप्लिन नहीं होते वे रिजेक्शन को पर्सनल ले लेते हैं। एक ना सुनते ही उनका एनर्जी लेवल गिर जाता है और वे काम करना कम कर देते हैं। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है कि रिजेक्शन को एक प्रोसेस का हिस्सा माना जाए, ना कि अपनी वैल्यू का माप। चैप्टर यह भी समझाता है कि सेल्स में आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी है। कई बार कस्टमर भूखा बोलता है, टाल मटोल करता है या बिना वजह गुस्सा दिखाता है। उस समय सेल्स पर्सन का रिएक्शन तय करता है कि डील आगे बढ़ेगी या नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन इंसान को यह सिखाता है कि तुरंत रिएक्ट करने के बजाय शांत रहकर प्रोफेशनल तरीके से जवाब दिया जाए। एक और अहम बात यह है कि सेल्स में सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ काम के समय तक सीमित नहीं होती, ये लाइफस्टाइल से भी जुड़ी होती है। जैसे समय पर सोना, सही खाना, अपनी एनर्जी का ध्यान रखना और खुद को मेंटली स्ट्रांग रखना। अगर इंसान खुद का ख्याल नहीं रखेगा तो वो लंबे समय तक लगातार परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इस चैप्टर में एक आम गलतफहमी पर भी बात की गई है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन से सेल्स में सफलता मिलती है, लेकिन मोटिवेशन अस्थायी होता है, कभी नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन मोटिवेशन पर निर्भर नहीं करता, ये आदत बन जाती है। जब काम आदत बन जाता है तब इंसान बिना ज्यादा सोचे सही एक्शन लेता है। एक और गलत समझ ये है कि सेल्स में डिसिप्लिन मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन। यहां ये साफ किया गया है कि डिसिप्लिन का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी जिम्मेदारी को समझना और खुद से वादा निभाना। जरूरत पड़ने पर तरीके बदले जा सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं। रियल लाइफ में ये कैसे लागू होता है, इसे भी सरल तरीके से समझाया गया है। जैसे कोई सेल्स पर्सन तय करता है कि वो हर दिन कम से कम इतने नए लोगों से संपर्क करेगा, चाहे पिछला दिन अच्छा गया हो या बुरा। या फिर वो तय करता है कि हर रिजेक्शन के बाद भी वो अगली कॉल पूरे फोकस से करेगा। यही छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन समय के साथ बड़ा फर्क पैदा करते हैं। ये भी बताया गया है कि सेल्फ डिसिप्लिन सीखने की चीज है, कोई जन्मजात क्वालिटी नहीं। शुरुआत में ये मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान खुद से किए गए छोटे वादे पूरे करता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। धीरे धीरे दिमाग को ये भरोसा होने लगता है कि काम टालने की जरूरत नहीं है। चैप्टर ये भी इशारा करता है कि सेल्स में जो लोग बार बार फेल होते हैं वे अक्सर स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, लेकिन आदतें नहीं बदलते, जबकि असली बदलाव आदतों से आता है। सेल्फ डिसिप्लिन आदतों को मजबूत बनाता है, जिससे कोई भी सेल्स टेक्निक ज्यादा असरदार हो जाती है। अंत में ये चैप्टर एक शांत लेकिन गहरी बात कहता है। सेल्स में सफलता बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। जो इंसान खुद को मैनेज करना सीख लेता है वो कस्टमर को भी बेहतर तरीके से समझ और संभाल पाता है। सेल्फ डिसिप्लिन किसी एक दिन का फैसला नहीं, बल्कि रोज का चुनाव है। यही रोज का चुनाव धीरे धीरे सेल्स में स्थिरता, भरोसा और लंबे समय की सफलता बनाता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 12 सेल्फ डिसिप्लिन और मनी की। इस चैप्टर में हम समझते हैं कि पैसे के साथ हमारा व्यवहार कैसा होता है, लोग फाइनेंशियल तौर पर क्यों फेल हो जाते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन किस तरह से पैसे के मामले में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। ये चैप्टर ये साफ करता है कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, बल्कि सही सोच और सही आदतों से संभलता है। इस चैप्टर का मुख्य फोकस ये है कि ज्यादातर लोग पैसों में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा कमाने की काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास पैसों को संभालने की डिसिप्लिन नहीं होती। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग जैसे ही थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं वैसे ही उनका खर्च भी बढ़ने लगता है। इनकम बढ़ती है लेकिन सेविंग वही रहती है या फिर खत्म हो जाती है। यही वजह है कि सालों मेहनत करने के बाद भी बहुत से लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी महसूस नहीं कर पाते।
ये चैप्टर बताता है कि फाइनेंशियल फेलियर की सबसे बड़ी वजह इमोशनल डिसीजंस होते हैं। लोग पैसा सोच समझ कर नहीं बल्कि फीलिंग्स के बेस पर खर्च करते हैं। नया फ़ोन लेना, महंगे कपड़े खरीदना, बाहर खाना या बिना प्लान के खर्च करना अक्सर खुशी से जुड़ा हुआ लगता है। दिमाग में ये बैठा होता है कि खर्च करने से अच्छा महसूस होता है, लेकिन ये खुशी बहुत शॉर्ट टर्म होती है और उसके बाद चिंता, स्ट्रेस और दबाव शुरू हो जाता है। लेखक यहाँ ये समझाने की कोशिश करता है कि हमें पैसे को लेकर अपनी सोच को रीवायर करने की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग सेविंग को दर्द से जोड़ते हैं और खर्च को खुशी से, लेकिन असल में अगर लंबे समय में देखा जाए तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट ही असली शांति और सिक्योरिटी देते हैं। जब इंसान के पास इमरजेंसी के लिए पैसा होता है, जब भविष्य की चिंता कम होती है, तब दिमाग ज़्यादा शांत रहता है। यही असली खुशी है, लेकिन ये धीरे धीरे बनती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि पैसे के मामले में सबसे ज़रूरी आदत है लगातार सेव करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब इनकम ज़्यादा होगी तब सेविंग शुरू करेंगे, लेकिन ये सोच अक्सर गलत साबित होती है। अगर सेविंग की आदत छोटी इनकम में नहीं डाली गई तो बड़ी इनकम में भी नहीं डाली जाती। पैसा चाहे कम हो या ज़्यादा, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो सेविंग नहीं होगी। लेखक एक सिंपल लेकिन असरदार आइडिया देता है, जिसे यहाँ 1% फॉर्मूला कहा गया है। इसका मतलब यह है कि अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन रेगुलर सेव किया जाए। शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन लगातार होनी चाहिए। ये आदत धीरे धीरे दिमाग को ट्रेन करती है कि पहले सेविंग फिर खर्च। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाई गई है कि सिर्फ इनकम बढ़ने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व नहीं होती। बहुत लोग ये मानते हैं कि अगर सैलरी बढ़ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर खर्च की आदतें नहीं बदली तो ज़्यादा पैसा भी उतनी ही तेज़ी से खत्म हो जाता है। इसलिए असली बदलाव इनकम में नहीं बल्कि बिहेवियर में होता है। चैप्टर में वेज प्रिंसिपल की बात भी आती है। इसका मतलब यह है कि छोटी छोटी सेविंग्स और छोटे छोटे डिसिप्लिन वाले फैसले समय के साथ बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। जैसे एक पतला सा वेज धीरे धीरे किसी चीज़ को अलग कर देता है, वैसे ही छोटी फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी समय के साथ लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल भाषा में समझाया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यह है कि पैसा सिर्फ पैसा नहीं बनाता, बल्कि पैसा पैसा बनाकर और ज़्यादा पैसा बनाता है। लेकिन इसका फ़ायदा तभी मिलता है जब इंसान जल्दी शुरू करे और लंबे समय तक कंटिन्यू करे। डिसिप्लिन के बिना कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ एक थ्योरी बनकर रह जाता है। इस चैप्टर में एक और गलतफहमी को भी क्लियर किया गया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसे को लेकर डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट और बोरिंग होती है, जैसे हर चीज़ में कटौती करना और कभी एंजॉय न करना। लेकिन असल में डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आज के छोटे मज़े को कंट्रोल करके कल की बड़ी शांति को चुनना। रियल लाइफ में इसका मतलब ये हो सकता है कि हर खर्च से पहले ये सोचना कि क्या ये खर्च सच में ज़रूरी है या सिर्फ आदत है। क्या ये खर्च लॉन्ग टर्म में किसी वैल्यू को बढ़ा रहा है या सिर्फ मोमेंट्री खुशी दे रहा है। जब इंसान इस तरह से सोचने लगता है तो पैसे के साथ उसका रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगता है। ये चैप्टर ये भी दिखाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन और मनी का रिश्ता लाइफ टाइम का होता है। ये कोई एक बार सीख कर ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। जैसे जैसे लाइफ बदलती है, ज़रूरतें बदलती हैं, वैसे वैसे डिसिप्लिन को भी अपडेट करना पड़ता है। लेकिन जो इंसान इस प्रोसेस को समझ लेता है, उसके लिए पैसा तनाव की वजह नहीं बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। कुल मिलाकर ये चैप्टर ये सिखाता है कि पैसा मैनेज करना असल में खुद को मैनेज करना है। जब इंसान अपनी आदतों, इमोशंस और फैसलों पर कंट्रोल सीख लेता है तो पैसा अपने आप सही जगह पर जाने लगता है। यही सेल्फ डिसिप्लिन और मनी का असली मतलब है। आइए बात करते हैं चैप्टर 13 सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि इंसान अपने समय और अपने व्यवहार को कैसे संभालता है और क्यों जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी स्किल मानी जाती है। ये चैप्टर किसी सख्त नियम या मजबूरी की बात नहीं करता, बल्कि ये दिखाता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे फैसले कैसे बड़े नतीजे बनाते हैं। ये चैप्टर मूल रूप से इस बात पर फोकस करता है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई जन्म से मिली हुई क्वालिटी नहीं होती। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कुछ लोगों के पास होती है और कुछ के पास नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन एक सीखी हुई आदत है जो धीरे धीरे बनती है। इसी तरह टाइम मैनेजमेंट भी सिर्फ घड़ी देखने या टू डू लिस्ट बनाने का नाम नहीं है, बल्कि ये तय करने का तरीका है कि दिन की एनर्जी किस चीज़ में लगानी है और किस चीज़ में नहीं। चैप्टर ये समझाता है कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर काम होगा, लेकिन असल में होता इसका उल्टा है। पहले छोटा सा एक्शन लिया जाता है, फिर उसी से मोटिवेशन पैदा होता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि हर समय मन मारकर काम किया जाए। इसका मतलब ये है कि जो काम ज़रूरी है उसे सही समय पर किया जाए, चाहे उस पल मन करे या ना करे।
यहाँ एक अहम आइडिया सामने आता है कि टाइम मैनेजमेंट असल में प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। दिन में सभी के पास बराबर समय होता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन किस काम को पहले रखता है। जब कोई इंसान बार बार ये कहता है कि उसके पास समय नहीं है, तो असल में वो ये कह रहा होता है कि ये काम उसकी प्राथमिकता में नहीं है। चैप्टर ये भी बताता है कि डिसिप्लिन को लोग अक्सर सजा की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब है मज़ा खत्म हो जाना, आज़ादी कम हो जाना, जबकि सच ये है कि डिसिप्लिन आज़ादी बढ़ाता है। जब समय और आदतें कंट्रोल में होती हैं, तब इंसान पर दबाव कम होता है, आखिरी समय की टेंशन नहीं रहती और जिंदगी ज़्यादा आसान लगने लगती है। एक और ज़रूरी बात जो इस चैप्टर में साफ की गई है, वो ये है कि बड़े बदलाव अचानक नहीं आते। लोग अक्सर सोचते हैं कि अब से पूरी लाइफ बदल देंगे, रोज़ 4 घंटे एक्सरसाइज करेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा सोचने से ज़्यादातर लोग कुछ दिनों में ही हार मान लेते हैं। सही तरीका ये है कि बहुत छोटे नियम बनाए जाएं, जिन्हें रोज़ निभाया जा सके। चैप्टर ये समझाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस नहीं, बल्कि डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल, सोशल मीडिया, बेवजह की बातें और बिना मतलब के काम समय को धीरे धीरे खा जाते हैं। इंसान को पता भी नहीं चलता और दिन खत्म हो जाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट का पहला कदम ये पहचानना है कि समय कहाँ लीक हो रहा है। यहाँ ये भी बताया गया है कि हर काम को परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करना भी टाइम वेस्ट कर सकता है। कई लोग किसी काम को शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी सही समय नहीं है या अभी पूरी तैयारी नहीं है। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन ये सिखाता है कि काम को शुरू करना ज़्यादा ज़रूरी है, उसे बाद में बेहतर बनाया जा सकता है। चैप्टर में एक आम गलतफहमी पर भी बात की गई है कि डिसिप्लिन सिर्फ स्ट्रांग लोगों के लिए होता है, जबकि हकीकत यह है कि जो लोग खुद को कमज़ोर मानते हैं, उनके लिए डिसिप्लिन और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन ताकत का नतीजा नहीं है, बल्कि ताकत पैदा करने का तरीका है। टाइम मैनेजमेंट के संदर्भ में यह भी बताया गया है कि हर समय बिजी रहना प्रोडक्टिव होना नहीं है। कई लोग पूरा दिन भागदौड़ में रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में कुछ खास हासिल नहीं होता। सही टाइम मैनेजमेंट ये देखता है कि दिन में किए गए काम वाकई ज़रूरी थे या सिर्फ समय भरने के लिए थे। चैप्टर ये भी साफ करता है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब अपनी इंसानियत को दबाना नहीं है। थकान, ब्रेक और आराम भी ज़रूरी हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि ब्रेक प्लान करके लिया जाए, भागने के लिए नहीं। जब आराम भी तय समय पर होता है, तब वो ज़्यादा असरदार होता है और गिल्ट भी नहीं देता। रियल लाइफ में इन आइडियाज़ का इस्तेमाल बहुत सीधी तरह से किया जा सकता है, जैसे रोज़ का एक फिक्स रूटीन बनाना, लेकिन बहुत सख्त नहीं। दिन के सबसे ज़रूरी काम को पहले करना, जब एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। मोबाइल और नोटिफिकेशन को हर समय साथ ना रखना। छोटे छोटे टास्क पूरे करने की आदत डालना। ये भी बताया गया है कि अगर कोई दिन खराब चला जाए तो खुद को दोष देना डिसिप्लिन नहीं है। असली डिसिप्लिन ये है कि अगले दिन फिर से सही ट्रैक पर लौटा जाए। परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं, बल्कि बार बार वापस लौटने की आदत ही लंबे समय में रिजल्ट देती है। चैप्टर के अंत की ओर ये समझ आता है कि सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट कोई अलग अलग स्किल नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब समय संभलता है तो आदतें सुधरती हैं, और जब आदतें सुधरती हैं तो समय अपने आप बेहतर इस्तेमाल होने लगता है। अंत में ये चैप्टर एक शांत लेकिन गहरी बात कहता है कि जिंदगी में बड़े बदलाव शोर मचाकर नहीं आते, वे चुपचाप रोज के छोटे फैसलों से बनते हैं। हर दिन थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल, थोड़ा सा सही दिशा में समय लगाना और बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ते रहना ही सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की असली समझ है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 14 सेल्फ डिसिप्लिन और प्रॉब्लम सॉल्विंग की। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को कैसे कंट्रोल करता है और जब कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो उसे किस तरह से सुलझाता है। यहाँ फोकस किसी बड़ी थ्योरी पर नहीं, बल्कि इंसानी बिहेवियर, सोचने के तरीके और छोटे छोटे फैसलों पर है जो धीरे धीरे पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। ये चैप्टर मूल रूप से इस बात को एक्सप्लेन करता है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई जन्म से मिलने वाली क्वालिटी नहीं है। ये कोई जादुई ताकत भी नहीं है जो कुछ लोगों के पास होती है और कुछ के पास नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन एक स्किल है जिसे इंसान समय के साथ सीखता है, प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे मजबूत बनाता है। इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कोई अचानक आने वाली समझदारी नहीं है, बल्कि सोचने की एक प्रोसेस है जो सही दिशा में की जाए तो हर तरह की परेशानी को संभालने में मदद करती है। चैप्टर ये भी क्लियर करता है कि ज्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम से इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे उन्हें सही तरह से देखते ही नहीं हैं। अक्सर इंसान इमोशन में आकर रिएक्ट करता है। गुस्सा, डर, आलस या जल्दबाजी उसकी सोच पर हावी हो जाती है। ऐसे में प्रॉब्लम बड़ी लगने लगती है, जबकि असल में वो उतनी बड़ी होती नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ काम आता है क्योंकि ये इंसान को रुककर सोचने की आदत सिखाता है।
सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि इंसान अपनी हर इच्छा को दबा दे या खुद पर जबरदस्ती करे। इसका मतलब है कि इंसान ये समझ पाए कि अभी क्या जरूरी है और क्या बाद में किया जा सकता है। ये अपने माइंड को ट्रेन करने जैसा है, ताकि वो हर बार आसान रास्ता ना चुने। जब माइंड बार बार आसान और आरामदायक ऑप्शन की तरफ भागता है, तब डिसिप्लिन उसे सही दिशा में लाने का काम करता है। इस चैप्टर में यह भी बताया जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हमेशा बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी बनाने से नहीं होती। कई बार प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी होता है। जब इंसान पूरी परेशानी को एक साथ देखने की कोशिश करता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जब वही प्रॉब्लम छोटे स्टेप्स में देखी जाती है तो दिमाग शांत रहता है और समाधान दिखने लगता है। एक अहम बात यह भी सामने आती है कि ज्यादातर लोग प्रॉब्लम से बचने की कोशिश करते हैं, ना कि उसे सॉल्व करने की। वे टालते हैं, इग्नोर करते हैं या किसी और पर डाल देते हैं। ये बिहेवियर शॉर्ट टर्म में आराम देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन यहां ये सिखाता है कि असहज होने के बावजूद प्रॉब्लम का सामना किया जाए। चैप्टर ये भी समझाता है कि डिसिप्लिन और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपस में जुड़े हुए हैं। बिना डिसिप्लिन के इंसान सही सवाल नहीं पूछ पाता और बिना सही सवाल के सही जवाब नहीं मिलता। जब माइंड डिसिप्लिन में होता है तब वो फैक्ट्स देखता है, न कि सिर्फ फीलिंग्स। वो ये समझने की कोशिश करता है कि असल दिक्कत क्या है, न कि बस उसके लक्षण क्या है। एक आम गलत फहमी ये होती है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब बहुत सख्त रूटीन और स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल है। इस चैप्टर में इस सोच को धीरे से तोड़ा जाता है। यहां बताया जाता है कि बहुत ज्यादा सख्ती अक्सर उल्टा असर करती है। जब इंसान खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है तो वो जल्दी थक जाता है और छोड़ देता है। सही डिसिप्लिन वो है जो टिकाऊ हो, जिसे लंबे समय तक फॉलो किया जा सके। इसी तरह एक और गलत फहमी ये होती है कि स्मार्ट लोग प्रॉब्लम से परेशान नहीं होते। सच ये है कि हर इंसान को प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उन्हें समझदारी से हैंडल करते हैं। वे प्रॉब्लम को अपनी पहचान नहीं बना लेते। वे ये नहीं सोचते कि प्रॉब्लम का मतलब वे खुद फेल है। वे उसे एक सिचुएशन की तरह देखते हैं जिसे बदला जा सकता है। रियल लाइफ में इन आइडियाज का इस्तेमाल बहुत सिंपल तरीकों से होता है, जैसे रोज के छोटे डिसीजन, सुबह उठने का समय, काम को टालना या समय पर करना, गुस्से में जवाब देना या शांत रहना। ये सब छोटे मोमेंट्स होते हैं जहां सेल्फ डिसिप्लिन एक्टिव होता है। हर बार सही फैसला लेना आसान नहीं होता, लेकिन बार बार कोशिश करने से माइंड उस पैटर्न का आदी हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ऐसे ही रोजमर्रा की चीजों में दिखती है। जब कोई काम अटक जाता है, जब रिलेशनशिप में गलत फहमी होती है, जब पैसे या समय का प्रेशर आता है। अगर इंसान उस वक्त रुककर ये सोच पाए कि कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं, तो आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। ये चैप्टर इसी तरह की सोच को डेवलप करने पर जोर देता है। ये भी बताया जाता है कि हर प्रॉब्लम का तुरंत हल मिलना जरूरी नहीं है। कई बार सही डिसिप्लिन ये होता है कि इंसान धैर्य रखे और सही समय का इंतजार करे। जल्दबाजी में लिया गया फैसला कई बार नई दिक्कतें खड़ी कर देता है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक्शन नहीं सिखाता, बल्कि वेट करना भी सिखाता है। चैप्टर के अंत की तरफ यह समझ आता है कि सेल्फ डिसिप्लिन और प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई अलग अलग टॉपिक नहीं है। ये दोनों मिलकर इंसान को ज्यादा स्टेबल, शांत और प्रैक्टिकल बनाते हैं। इससे जिंदगी में कंट्रोल का फील आता है। भले ही हर चीज कंट्रोल में ना हो, इंसान ये जानने लगता है कि वो हर सिचुएशन में खुद को कैसे संभाल सकता है। अंत में ये चैप्टर एक शांत समझ के साथ खत्म होता है कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। हर दिन पूरी तरह डिसिप्लिन में रहना भी जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि इंसान अपनी गलतियों को देख पाए, उनसे सीख पाए और अगली बार थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करे। इसी प्रोसेस में धीरे धीरे सेल्फ डिसिप्लिन मजबूत होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक नेचुरल आदत बन जाती है। आइए बात करते हैं चैप्टर 15 सेल्फ डिसिप्लिन और हैप्पीनेस की। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि खुश रहना कोई अलग से मिलने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये हमारे रोज़ के फैसलों, आदतों और अपने ऊपर कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। यहाँ हैप्पीनेस को किसी अचानक मिलने वाले एहसास की तरह नहीं, बल्कि एक नेचुरल रिजल्ट की तरह समझाया गया है, जो सही तरह की सेल्फ डिसिप्लिन से धीरे धीरे बनता है। इस चैप्टर की शुरुआत इस आइडिया से होती है कि इंसान को असल में खुशी कब महसूस होती है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा, ज़्यादा आराम या कम मेहनत से खुशी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ ये साफ किया गया है कि खुशी का असली कारण बाहर की चीज़ें नहीं, बल्कि अंदर का एहसास होता है कि ज़िंदगी हमारे कंट्रोल में है। जब इंसान को ये लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले रहा है, अपने टाइम, अपने काम और अपनी रिएक्शन को संभाल पा रहा है, तभी उसे अंदर से सुकून महसूस होता है। यहाँ लॉ ऑफ कंट्रोल की बात आती है।
इसका मतलब ये है कि इंसान उतना ही खुश होता है जितना उसे ये एहसास होता है कि उसकी ज़िंदगी उसके अपने हाथ में है। जब हर बात के लिए हालात, लोग या किस्मत को दोष दिया जाता है, तब अंदर ही अंदर बेचैनी बनी रहती है। वहीं जब इंसान जिम्मेदारी लेना सीखता है और ये मान लेता है कि ज़्यादातर चीज़ें उसके अपने चुनाव का नतीजा हैं, तो मन हल्का और स्थिर होने लगता है। चैप्टर ये भी समझाता है कि हैप्पीनेस कोई डायरेक्ट गोल नहीं होती, यानी अगर कोई सिर्फ यही सोचता रहे कि मुझे खुश होना है, तो अक्सर उल्टा असर होता है। खुशी हमेशा किसी सही काम का साइड इफ़ेक्ट होती है। जब इंसान अपने काम को ठीक से करता है, अपने वादे निभाता है, अपने स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है, तब अपने आप एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। ये फीलिंग ज़बरदस्ती पैदा नहीं की जा सकती। यहाँ 5 ऐसी चीज़ों की बात की जाती है जो हैप्पीनेस से जुड़ी होती हैं। पहला है कि इंसान को ये महसूस हो कि वो आगे बढ़ रहा है। जब रोज़ थोड़ा थोड़ा भी प्रोग्रेस दिखता है तो मन को संतोष मिलता है। दूसरा है कि इंसान को अपने काम और फैसलों पर गर्व महसूस हो। ये गर्व तब आता है जब सेल्फ डिसिप्लिन के साथ सही काम किया गया हो, चाहे वो काम आसान ना हो। तीसरी अहम बात है रिश्तों में बैलेंस। जब इंसान खुद पे कंट्रोल रखता है तो वो दूसरों के साथ भी बेहतर तरीके से पेश आता है। गुस्से में बोलना, बिना सोचे रिएक्ट करना या हर बात को पर्सनल ले लेना, ये सब अनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर है जो रिश्तों को खराब करता है। वहीं सेल्फ डिसिप्लिन रिश्तों में स्थिरता और शांति लाता है, जो लंबे समय में खुशी बढ़ाता है। चौथी चीज़ है अपने लिए बनाए गए स्टैंडर्ड्स। जब इंसान खुद से कम उम्मीद रखने लगता है तो धीरे धीरे आत्मसम्मान गिरने लगता है। लेकिन जब इंसान ये तय करता है कि वो अपने काम, अपनी सेहत, अपने पैसे और अपने व्यवहार में एक लेवल मेंटेन करेगा, तो खुद की नज़रों में उसकी वैल्यू बढ़ती है। यही सेल्फ रिस्पेक्ट आगे चलकर हैप्पीनेस में बदलती है। पांचवी और बहुत ज़रूरी बात है कि इंसान कभी भी पूरी तरह संतुष्ट होकर रुक ना जाए। यहाँ नेवर बी सैटिस्फाइड का मतलब ये नहीं है कि हमेशा बेचैन रहो या जो है वो गलत है ऐसा सोचो। इसका मतलब ये है कि इंसान को अपने अंदर ग्रोथ की इच्छा बनाए रखनी चाहिए। जब सीखना, सुधारना और आगे बढ़ना बंद हो जाता है, तब जिंदगी में ठहराव आ जाता है और खुशी धीरे धीरे कम होने लगती है। इस चैप्टर में एक आम गलतफहमी भी साफ की जाती है। कई लोग सोचते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन मतलब सख्त जिंदगी, बिना मजे के रहना। लेकिन यहाँ बताया गया है कि असल में बिना डिसिप्लिन की जिंदगी ज़्यादा भारी और तनाव से भरी होती है। जब हर काम आखिरी वक्त पर किया जाए, जब सेहत और पैसों की कोई प्लानिंग ना हो, तब दिमाग हमेशा प्रेशर में रहता है। वहीं डिसिप्लिन धीरे धीरे उस प्रेशर को कम करता है। रियल लाइफ में इसका असर बहुत साफ दिखता है। जो लोग अपने टाइम का ध्यान रखते हैं, अपने खर्च को कंट्रोल में रखते हैं और अपनी आदतों पर काम करते हैं, उनके जीवन में कम अफरा तफरी होती है। उन्हें हर छोटी बात पर घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही स्थिरता अंदर से एक शांति देती है जो असल खुशी का बेस होती है। ये भी समझाया गया है कि खुशी का सीधा कनेक्शन सेल्फ एस्टीम से होता है। जब इंसान जानता है कि वो खुद पर भरोसा कर सकता है, कि वो जो ठान लेता है उसे पूरा करता है, तब अंदर एक मजबूत फीलिंग बनती है। ये फीलिंग बाहर की तारीफ या हालात पर निर्भर नहीं होती। चैप्टर के आखिर में ये बात साफ होती है कि हैप्पीनेस कोई अचानक मिलने वाला इनाम नहीं है। ये रोज रोज की गई छोटी छोटी डिसिप्लिन वाली चॉइस का नतीजा है। जब इंसान अपने काम, अपने व्यवहार और अपने फैसलों में ईमानदारी और कंट्रोल लाता है, तब जिंदगी अपने आप ज्यादा संतुलित और शांत लगने लगती है। कुल मिलाकर ये चैप्टर ये समझाता है कि खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं है, ये अंदर से बनती है और उसका सबसे मजबूत आधार सेल्फ डिसिप्लिन है। जब इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेता है और खुद को सही दिशा में चलाना सीखता है, तब हैप्पीनेस अपने आप एक नेचुरल हिस्से की तरह जिंदगी में शामिल हो जाती है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 16 सेल्फ डिसिप्लिन एंड पर्सनल हेल्थ की। इस चैप्टर में हेल्थ को सिर्फ बीमारी ना होने की हालत नहीं माना गया है, बल्कि एक लंबे, एक्टिव और बैलेंस्ड जीवन की बुनियाद के रूप में समझाया गया है। यहाँ ये साफ किया गया है कि पर्सनल हेल्थ कोई एक्सीडेंट नहीं होती, बल्कि रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन वाले फैसलों का नतीजा होती है। इस चैप्टर का मेन फोकस ये समझाना है कि अच्छी हेल्थ सीधे सेल्फ डिसिप्लिन से जुड़ी होती है। ज्यादातर लोग हेल्थ को किस्मत, जेनेटिक्स या उम्र से जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ बताया गया है कि असल में हेल्थ का बड़ा हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। क्या खाना है, कब खाना है, कितना सोना है, कितना मूव करना है और कब रुकना है, ये सारे फैसले रोज लिए जाते हैं। इन्हीं फैसलों में डिसिप्लिन आती है या नहीं, वही हेल्थ को बनाती या बिगाड़ती है। चैप्टर ये भी समझाता है कि लंबी उम्र जीने वाले लोग कोई जादुई चीज नहीं करते। वे बस कुछ बेसिक हेल्थ हैबिट्स को लंबे समय तक फॉलो करते हैं। उनकी लाइफ में एक्सट्रीम कुछ नहीं होता, बल्कि कंसिस्टेंसी होती है। वे ज्यादा नहीं खाते,
बहुत कम नहीं खाते, जरूरत से ज्यादा आराम नहीं करते और शरीर को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं करते। यहाँ हेल्थ को एक लॉन्ग टर्म गेम की तरह देखा गया है, ना कि कुछ हफ्तों या महीनों का प्रोजेक्ट। इस चैप्टर में हेल्थ से जुड़ी कुछ की हैबिट्स पर बात की गई है, जैसे सही खाना, रेगुलर मूवमेंट, पर्याप्त नींद, स्ट्रेस को संभालना और शरीर के सिग्नल्स को समझना। इन सब का कॉमन पॉइंट यही है कि ये चीजें तब काम करती हैं जब इंसान खुद पर कंट्रोल रखता है। जब मन कहता है अभी छोड़ दो, तब भी सही चीज करना ही सेल्फ डिसिप्लिन है। एक अहम आइडिया ये भी है कि वजन कंट्रोल सिर्फ डाइट का मुद्दा नहीं है, बल्कि सोच का मुद्दा है। बहुत से लोग बार बार डाइट शुरू करते हैं और छोड़ देते हैं। यहाँ बताया गया है कि इसका कारण गलत अप्रोच है। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और फिर निराश हो जाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि कुछ दिनों के लिए खुद को टॉर्चर किया जाए, बल्कि ये है कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसे लंबे समय तक निभाया जा सके। चैप्टर में सेट पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी समझाया गया है। शरीर एक तय वजन रेंज को नॉर्मल मान लेता है। अगर सालों तक गलत खाने की आदतें रही हैं, तो शरीर उसी लेवल को नॉर्मल समझने लगता है। अचानक बहुत ज्यादा कम खाना या ज्यादा एक्सरसाइज करना शरीर को शॉक देता है। इसलिए स्थायी बदलाव धीरे धीरे होते हैं और इसके लिए पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों चाहिए। एक कॉमन गलतफहमी ये होती है कि हेल्थ सुधारने के लिए बहुत ज्यादा टाइम, पैसा या स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए। इस चैप्टर में इस सोच को गलत बताया गया है। हेल्थ के ज्यादातर फायदे सिंपल चीजों से आते हैं, जैसे सही समय पर खाना, ओवर ईटिंग से बचना, रोज थोड़ा चलना और सोने जागने का टाइम फिक्स रखना। ये सब चीजें महंगी नहीं है, बस रेगुलर करनी पड़ती हैं। ये भी बताया गया है कि लोग अक्सर हेल्थ को तब सीरियस लेते हैं जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन असली समझदारी तब है जब हेल्थ को पहले से ही प्रायोरिटी बनाया जाए। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यही है कि भविष्य के असर को आज के फैसलों में शामिल किया जाए। आज की छोटी लापरवाही कल की बड़ी दिक्कत बन सकती है और आज का छोटा सही कदम आगे चलकर बड़ी राहत दे सकता है। चैप्टर में ये पॉइंट भी क्लियर किया गया है कि हेल्थ और एनर्जी का सीधा रिश्ता बाकी लाइफ एरियाज से है। जब शरीर ठीक रहता है तो दिमाग साफ रहता है, फोकस बेहतर होता है और काम करने की कैपेसिटी बढ़ती है। इसके उलट खराब हेल्थ धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी, मूड और रिलेशनशिप्स सब पर असर डालती है। इसलिए हेल्थ को अलग से देखने की बजाय पूरी लाइफ के बेस के रूप में देखना जरूरी है। एक और जरूरी बात यह है कि हेल्थ में डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं होता। कभी कभी चूक होना नॉर्मल है। फर्क इस बात से पड़ता है कि इंसान उस चूक के बाद क्या करता है। पूरी तरह छोड़ देना आसान रास्ता है, लेकिन दोबारा सही रूटीन पर लौटाना ही सेल्फ डिसिप्लिन है। यहाँ ये समझाया गया है कि कंसिस्टेंसी का मतलब 100% सही होना नहीं, बल्कि बार बार सही दिशा में लौटना है। चैप्टर में ये भी इशारा किया गया है कि हेल्थ के मामले में लोग अक्सर खुद से झूठ बोलते हैं, जैसे आज नहीं तो कल, अभी टाइम नहीं है या अभी तो सब ठीक है। ये सब बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन लंबे समय में बड़ा नुकसान करती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का एक हिस्सा ये भी है कि खुद के साथ ईमानदार रहा जाए और चीज़ों को जैसा है वैसा स्वीकार किया जाए। रियल लाइफ में इन आइडियाज़ का इस्तेमाल बहुत सिंपल तरीके से किया जा सकता है, जैसे खाने से पहले थोड़ा रुक कर सोचना कि भूख है या सिर्फ आदत है। दिन में थोड़ा टाइम निकालकर चलना, भले ही जिम न जाएं। सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करना ताकि नींद बेहतर हो। ये सब बड़े फैसले नहीं हैं, लेकिन रोज के फैसले हैं और यहीं सेल्फ डिसिप्लिन काम आती है। चैप्टर का एक अंडरलाइन मैसेज ये भी है कि हेल्थ कोई एक बार का अचीवमेंट नहीं है। जैसे ही इंसान सोचता है कि अब सब ठीक है और ध्यान देना बंद कर देता है, वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। इसलिए हेल्थ को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस की तरह देखना जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे सफाई या मेंटेनेंस जो रोज की जाती है। अंत में ये चैप्टर एक शांत लेकिन मजबूत बात कहता है कि पर्सनल हेल्थ की जिम्मेदारी किसी और की नहीं होती। न डॉक्टर, न दवाइयाँ, न कोई शॉर्टकट लंबे समय तक काम करता है अगर रोज के फैसले गलत हों। सेल्फ डिसिप्लिन के साथ लिए गए छोटे छोटे हेल्थ डिसीजंस समय के साथ बड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाते हैं। जब शरीर और दिमाग दोनों ठीक रहते हैं तो बाकी सब कुछ संभालना आसान हो जाता है। यही इस चैप्टर का सार है कि अच्छी हेल्थ किस्मत से नहीं, बल्कि रोज की डिसिप्लिन से बनती है। आइए बात करते हैं चैप्टर 17 सेल्फ डिसिप्लिन और फिजिकल फिटनेस की। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि इंसान का शरीर और उसका मन एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं और कैसे रोज की छोटी आदतें धीरे धीरे पूरे जीवन की क्वालिटी तय करती हैं। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई अचानक पैदा होने वाली ताकत नहीं होती। ये एक ऐसी आदत है जो रोज के छोटे फैसलों से बनती है।
फिजिकल फिटनेस को यहाँ सिर्फ अच्छा दिखने या वजन कम करने के नज़रिए से नहीं देखा गया है, बल्कि इसे मन की स्थिरता, सोच की साफगोई और भावनात्मक संतुलन से जोड़ा गया है। जब शरीर कमज़ोर होता है तो मन भी जल्दी थक जाता है, और जब मन थका होता है तो सही फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। चैप्टर में समझाया गया है कि ज़्यादातर लोग सेल्फ डिसिप्लिन को बहुत सख्त और दर्द भरी चीज़ मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद पर ज़बरदस्ती करना, हर खुशी को रोक देना या एकदम परफेक्ट रूटीन में जीना। लेकिन असल में डिसिप्लिन का मतलब है खुद से किया गया एक सादा सा वादा, जिसे रोज़ थोड़ा थोड़ा निभाया जाता है। फिजिकल फिटनेस इसी वादे का एक प्रैक्टिकल रूप है, क्योंकि शरीर के साथ किया गया हर छोटा काम तुरंत असर दिखाने लगता है। ये भी साफ किया गया है कि फिटनेस किसी एक बड़े फैसले से नहीं आती। एक दिन जिम जाकर या एक हफ्ते डाइट फॉलो करके शरीर नहीं बदलता। फिटनेस एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। रोज थोड़ा चलना, थोड़ा स्ट्रेच करना, सही समय पर सोना और खाने में थोड़ी समझदारी रखना, ये सब मिलकर शरीर को मजबूत बनाते हैं। यही प्रोसेस मन को भी ट्रेन करता है कि वो लंबे समय तक किसी चीज पर टिका रह सके। चैप्टर ये भी बताता है कि शरीर की ट्रेनिंग असल में दिमाग की ट्रेनिंग होती है। जब कोई इंसान थकान के बावजूद एक्सरसाइज पूरा करता है तो वो अपने मन को ये सिखा रहा होता है कि असहजता के बावजूद काम किया जा सकता है। यही स्किल जीवन के बाकी हिस्सों में भी काम आती है, चाहे पढ़ाई हो, काम हो या रिश्ते, हर जगह थोड़ा धैर्य और निरंतरता चाहिए। एक अहम बात यह बताई गई है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि शरीर की आवाज़ को नज़रअंदाज किया जाए। कई लोग फिटनेस के नाम पर खुद को ज़रूरत से ज़्यादा थका लेते हैं, नींद कम कर देते हैं या दर्द को अनदेखा करते हैं। ये डिसिप्लिन नहीं बल्कि लापरवाही है। सही डिसिप्लिन में आराम, रिकवरी और संतुलन भी शामिल होता है। शरीर को सुना जाता है, लेकिन आलस और ज़रूरत के बीच फ़र्क भी समझा जाता है। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि लोग अक्सर मोटिवेशन पर ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जब मन करेगा तभी एक्सरसाइज करेंगे या जब एनर्जी होगी तभी हेल्दी खाना खाएंगे। लेकिन मोटिवेशन हमेशा स्थिर नहीं रहता। कुछ दिन अच्छा लगता है, कुछ दिन बिल्कुल नहीं। इसलिए फिटनेस को मूड पर नहीं, सिस्टम पर टिकाना ज़रूरी है। एक तय समय, एक सिंपल रूटीन और कम लेकिन नियमित टारगेट, ये सब मिलकर डिसिप्लिन को आसान बनाते हैं। एक और गलतफहमी जो इस चैप्टर में साफ की गई है वो ये है कि फिटनेस सिर्फ युवाओं के लिए है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक उम्र के बाद शरीर बदल ही नहीं सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी उम्र में शरीर रिस्पॉन्ड करता है, बस रफ्तार और तरीका अलग होता है। हल्की वॉक, आसान स्ट्रेचिंग और नियमित मूवमेंट भी शरीर और मन दोनों पर पॉजिटिव असर डालते हैं। ये भी साफ किया गया है कि फिजिकल फिटनेस का असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता। जब शरीर एक्टिव रहता है तो नींद बेहतर होती है, तनाव कम होता है और सोच ज़्यादा साफ रहती है। ऐसे में इंसान छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से कम प्रभावित होता है। फ़ोन पर बेवजह समय बिताना, टाल मटोल करना या चिड़चिड़ापन, ये सब धीरे धीरे कम होने लगते हैं। चैप्टर ये भी बताता है कि डिसिप्लिन को बहुत बड़ा बना देने से लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सब कुछ परफेक्ट नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। लेकिन असल में अधूरा किया गया काम भी बिल्कुल न किए गए काम से बेहतर होता है। 10 मिनट की वॉक भी फायदेमंद है, भले ही प्लान 30 मिनट का हो। यही सोच डिसिप्लिन को टिकाऊ बनाती है। रियल लाइफ में इन बातों का इस्तेमाल बहुत साधारण तरीकों से किया जा सकता है। लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना, थोड़ी देर बैठने के बाद खड़े होकर चलना, खाने का समय थोड़ा नियमित रखना और सोने से पहले स्क्रीन कम करना, ये सब छोटे कदम हैं। ये कदम शरीर को ये मैसेज देते हैं कि उसकी केयर की जा रही है और मन को ये सिखाते हैं कि नियम बनाकर चलना मुश्किल नहीं है। चैप्टर में यह भी इशारा मिलता है कि जब इंसान खुद पर कंट्रोल महसूस करने लगता है तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। यह आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, बल्कि अंदर से पैदा होता है। रोज का एक छोटा रूटीन पूरा करना, चाहे कोई देखे या ना देखे, मन में एक स्थिरता लाता है। यही स्थिरता जीवन के बड़े फैसलों में मदद करती है। अंत में चैप्टर ये समझाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन और फिजिकल फिटनेस कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शरीर की देखभाल करते हुए मन को मजबूत बनाया जाता है और मन को ट्रेन करते हुए शरीर को स्वस्थ रखा जाता है। जब ये संतुलन बन जाता है तो जीवन ज्यादा सरल, ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा संभला हुआ महसूस होने लगता है। ये कोई जल्दी पूरी होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक शांत और लगातार चलने वाला सफर है, जिसमें हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी सफलता बन जाता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 18 सेल्फ डिसिप्लिन एंड मैरिज की। इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शादी जैसे रिश्ते में सेल्फ डिसिप्लिन की क्या भूमिका होती है और कैसे छोटी छोटी आदतें किसी रिश्ते को मजबूत या कमजोर बना सकती हैं।
ये चैप्टर मूल रूप से ये बताता है कि एक खुशहाल शादी कोई अचानक होने वाली चीज नहीं होती। ये किसी किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि रोज के व्यवहार, सोच और फैसलों का नतीजा होती है। जैसे काम, सेहत या पैसों में डिसिप्लिन जरूरी होता है, वैसे ही शादी में भी डिसिप्लिन बहुत अहम होता है। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब सख्ती नहीं है, बल्कि समझदारी, संयम और जिम्मेदारी से पेश आना है। इस चैप्टर का एक मुख्य आइडिया यह है कि शादी में सबसे जरूरी चीज कमिटमेंट होती है। कमिटमेंट का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि मुश्किल समय में भी रिश्ते को प्राथमिकता देना होता है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि प्यार अपने आप सब संभाल लेगा, लेकिन सच ये है कि बिना डिसिप्लिन के प्यार भी धीरे धीरे कमजोर पड़ सकता है। डिसिप्लिन यहाँ इस बात में दिखता है कि इंसान अपने मूड, अपने गुस्से और अपने शब्दों को कंट्रोल में रखे। एक और अहम बात जो इस चैप्टर में समझाई गई है वो ये है कि हर इंसान अलग होता है। शादी में दो अलग सोच, अलग आदतें और अलग परवरिश साथ आती हैं। यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये समझना है कि हर बात में अपनी ही सोच सही साबित करना जरूरी नहीं। कई बार चुप रहना, सुनना और सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करना रिश्ते के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि शादी में कम्युनिकेशन बहुत अलग तरीके से काम करता है। कई बार पति पत्नी एक ही बात कहना चाहते हैं, लेकिन तरीका अलग होने की वजह से गलतफहमी पैदा हो जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ इस रूप में जरूरी है कि इंसान तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुक कर बात करें। बिना सोचे बोले गए शब्द रिश्ते में दूरियां पैदा कर सकते हैं। एक आम गलतफहमी ये होती है कि शादी में खुश रहने के लिए सामने वाले को बदलना जरूरी है। ये चैप्टर साफ करता है कि असल बदलाव खुद से शुरू होता है। जब इंसान अपने व्यवहार, अपनी आदतों और अपने रिएक्शन पर काम करता है तो रिश्ता अपने आप बेहतर होने लगता है। सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये इंसान को खुद के ऊपर कंट्रोल सिखाता है, ना कि दूसरों पर। यह भी बताया गया है कि शादी में सुनने की आदत बहुत अहम होती है। अक्सर लोग सुनने के बजाय जवाब देने की तैयारी करते रहते हैं। डिसिप्लिन का मतलब यह है कि इंसान पूरे ध्यान से सामने वाले की बात सुने, बिना बीच में टोके, बिना तुरंत जजमेंट बनाए। इससे भरोसा बनता है और रिश्ते में गहराई आती है। इस चैप्टर में एक और जरूरी पहलू है, वो है बदलने की इच्छा। समय के साथ इंसान बदलता है, जरूरतें बदलती हैं, हालात बदलते हैं। जो लोग पुराने तरीकों से चिपके रहते हैं उन्हें रिश्ते में परेशानी आती है। सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ ये सिखाता है कि बदलाव को अपनाया जाए और जरूरत पड़ने पर खुद को भी बदला जाए। रियल लाइफ में ये बातें बहुत साफ दिखती हैं। जिन रिश्तों में लोग एक दूसरे को सम्मान देते हैं, वादे निभाते हैं और छोटी बातों पर खुद को कंट्रोल में रखते हैं, वहाँ झगड़े कम होते हैं और भरोसा ज्यादा होता है। वहीं जहाँ हर बात पर रिएक्शन, ताना और गुस्सा होता है, वहाँ रिश्ता धीरे धीरे थकने लगता है। इस चैप्टर का एक शांत लेकिन गहरा मैसेज ये है कि शादी में दोस्ती बहुत जरूरी है। जब पति पत्नी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बनते हैं तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। ये दोस्ती भी सेल्फ डिसिप्लिन से ही बनती है, क्योंकि इसमें ईमानदारी, समय देना और समझदारी शामिल होती है। अंत में ये चैप्टर ये समझाता है कि शादी कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है, बल्कि एक चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें हर दिन थोड़ा ध्यान, थोड़ा संयम और थोड़ा धैर्य चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन इस प्रक्रिया को आसान बनाता है। ये इंसान को सिखाता है कि हर पल जीतना जरूरी नहीं, बल्कि रिश्ते को संभालना ज्यादा जरूरी है। कुल मिलाकर ये चैप्टर ये साफ करता है कि एक मजबूत और खुशहाल शादी की नींव प्यार के साथ साथ सेल्फ डिसिप्लिन पर भी टिकी होती है। जब इंसान खुद को समझने लगता है तो वो सामने वाले को भी बेहतर तरीके से समझ पाता है। यही समझ धीरे धीरे रिश्ते को स्थिर और संतुलित बनाती है। आइए बात करते हैं चैप्टर 19 सेल्फ डिसिप्लिन और बच्चे। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि बच्चों में अनुशासन कैसे बनता है, ये जबरदस्ती से क्यों नहीं आता और माता पिता का रोल इसमें कितना गहरा होता है। ये चैप्टर बच्चों की परवरिश और उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करता है। यहाँ ये साफ किया गया है कि बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं है जो डांट, सजा या डर से पैदा हो जाए। सेल्फ डिसिप्लिन धीरे धीरे बनती है, रोज के अनुभवों से और सबसे ज्यादा बड़ों के व्यवहार को देखकर। बच्चा जो देखता है वही सीखता है। इसलिए ये चैप्टर बच्चों से ज्यादा माता पिता और बड़ों की जिम्मेदारी पर फोकस करता है। मुख्य आइडिया ये है कि बच्चे जन्म से अनुशासित नहीं होते और ना ही अनुशासन की कमी उनके स्वभाव की खराबी होती है। बच्चे अभी सीखने की स्टेज में होते हैं। उनका दिमाग और इमोशन दोनों ही विकसित हो रहे होते हैं। उनसे ये उम्मीद करना कि वे बड़ों जैसी समझ और कंट्रोल दिखाएं, ये खुद में एक गलत सोच है। ये चैप्टर बताता है कि बच्चों का गलत व्यवहार अक्सर उनकी ज़रूरतों, थकान, भूख या कन्फ्यूजन का रिजल्ट होता है।
न कि जानबूझकर की गई गलती। यहाँ एक अहम बात समझाई गई है कि कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन में फर्क होता है। जब कोई बड़ा बच्चे को डर से चुप कराता है तो वो कंट्रोल है, लेकिन जब बच्चा खुद समझकर सही व्यवहार करता है तो वो सेल्फ डिसिप्लिन है। कंट्रोल बाहर से आता है, जबकि सेल्फ डिसिप्लिन अंदर से बनती है। ये चैप्टर इसी अंदरूनी अनुशासन को बनाने पर जोर देता है। एक और ज़रूरी कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे नियमों को तभी मानते हैं जब वे उन्हें सुरक्षित और समझे हुए महसूस करते हैं। अगर घर का माहौल डर भरा है तो बच्चा नियमों का पालन दिखावे के लिए करेगा, लेकिन अगर माहौल भरोसे और स्थिरता वाला है तो बच्चा धीरे धीरे खुद को कंट्रोल करना सीखता है। यहाँ बताया गया है कि बहुत सख्त या बहुत ढीला रवैया दोनों ही नुकसानदेह होते हैं। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि बच्चों को हर समय परफेक्ट बनने के लिए मजबूर करना उनकी सेल्फ डिसिप्लिन को कमज़ोर कर देता है। जब बच्चे से बार बार कहा जाता है कि तुम हमेशा सही रहो, गलती मत करो, तो बच्चा डरने लगता है। वो सीखने के बजाय बचने लगता है। असली सीख तो तब होती है जब बच्चे को गलती करने और उससे सीखने की जगह मिलती है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि अगर बच्चे को सज़ा नहीं दी गई तो वो बिगड़ जाएगा। ये चैप्टर इस सोच को साफ तौर पर गलत बताता है। सज़ा बच्चे को ये नहीं सिखाती कि सही क्या है, बल्कि ये सिखाती है कि पकड़े जाने से कैसे बचना है। बच्चे का ध्यान व्यवहार सुधारने से हटकर डर से बचने पर चला जाता है। इससे सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, बल्कि चालाकी विकसित होती है। ये भी बताया गया है कि बहुत ज़्यादा उपदेश देना भी उतना ही बेअसर होता है। लंबे भाषण बच्चों के दिमाग में नहीं बैठते। बच्चे शब्दों से ज़्यादा काम को समझते हैं। अगर बड़ा खुद गुस्से में चिल्लाता है और बच्चे से शांति की उम्मीद करता है तो बच्चा कंफ्यूज होता है। यहाँ ये बात साफ की गई है कि उदाहरण सबसे मजबूत टीचर होता है। रियल लाइफ में ये चैप्टर माता पिता को ये सोचने पर मजबूर करता है कि वे बच्चों से क्या चाहते हैं और खुद क्या कर रहे हैं। अगर घर में टाइम की कोई वैल्यू नहीं है और बड़ा खुद लेट होता है तो बच्चे से समय की पाबंदी की उम्मीद करना बेकार है। अगर बड़ा खुद फोन में डूबा रहता है तो बच्चे को स्क्रीन से दूर रहने की सीख खोखली लगती है। ये चैप्टर ये भी बताता है कि बच्चों को छोटे छोटे डिसीजन लेने देना उनकी सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करता है। जब बच्चे को हर बात में कंट्रोल किया जाता है तो वो खुद निर्णय लेना नहीं सीखता, लेकिन जब उसे उम्र के हिसाब से विकल्प दिए जाते हैं तो वो जिम्मेदारी समझने लगता है। यही जिम्मेदारी आगे चलकर अनुशासन बनती है। एक और अहम पॉइंट ये है कि बच्चों को भावनाएं समझना सिखाना डिसिप्लिन सिखाने से ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चा ये नहीं समझ पाता कि वो गुस्से में क्यों है या दुखी क्यों है तो उसका व्यवहार बिगड़ता है। अगर बड़ा उसकी भावना को समझकर नाम देता है तो बच्चा धीरे धीरे खुद को संभालना सीखता है। ये अंदरूनी कंट्रोल की शुरुआत होती है। ये चैप्टर ये भी साफ करता है कि हर बच्चे की स्पीड अलग होती है। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ को ज़्यादा समय लगता है। तुलना बच्चों को तोड़ देती है। जब बच्चे की तुलना किसी और से की जाती है तो उसका फोकस सुधार से हटकर खुद को कम समझने पर चला जाता है। इससे अनुशासन नहीं, बल्कि हीन भावना पैदा होती है। रोज़मर्रा की जिंदगी में ये चैप्टर माता पिता को ये अपनाने के लिए कहता है कि वे धैर्य रखें। बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आती, ये रोज़ के छोटे अनुभवों से बनती है। जब बड़ा शांत रहता है, साफ नियम रखता है और खुद उन नियमों को फॉलो करता है, तब बच्चा बिना बोले सीखता है। ये भी बताया गया है कि कभी कभी बच्चे जानबूझकर नियम तोड़ते हैं, लेकिन हर बार उसे चुनौती मानना सही नहीं। कई बार ये सिर्फ ध्यान की ज़रूरत होती है। अगर बच्चे को सही समय पर सही ध्यान मिलता है तो गलत व्यवहार अपने आप कम हो जाता है। अंत में ये चैप्टर ये समझाकर ख़त्म होता है कि बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन सिखाने का मतलब उन्हें कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि उन्हें खुद को समझने में मदद करना है। जब बच्चा खुद को समझता है, अपनी भावनाओं को पहचानता है और बड़ों को स्थिर और भरोसेमंद देखता है, तब अनुशासन अपने आप विकसित होता है। ये एक शांत, धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें सबसे बड़ा रोल धैर्य, समझ और उदाहरण का होता है। आइए बात करते हैं चैप्टर 20 सेल्फ डिसिप्लिन और फ्रेंडशिप की। इस चैप्टर में ये समझाया गया है कि दोस्ती केवल साथ समय बिताने या मज़े करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये इंसान की पर्सनालिटी, सोच और लाइफ की क्वालिटी पर गहरा असर डालती है। यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन को दोस्ती के कॉन्टेक्स्ट में समझाया गया है, यानी हम कैसे बेहतर दोस्त बन सकते हैं और कैसे सही तरह की दोस्ती हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाती है। इस चैप्टर का मुख्य फोकस ये है कि इंसान जैसा अंदर से होता है, वैसी ही उसकी दोस्तियां बनती हैं। फ्रेंडशिप किसी बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि अंदर की पर्सनालिटी से निकल कर आती है।
अगर किसी व्यक्ति में सेल्फ डिसिप्लिन है, आत्म कंट्रोल है और दूसरों के लिए रिस्पेक्ट है, तो उसकी दोस्तियां भी हेल्दी और भरोसेमंद होती हैं। वहीं अगर इंसान खुद उलझा हुआ है, नेगेटिव है या सिर्फ अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचता है, तो उसकी दोस्तियों में भी वही प्रॉब्लम्स दिखने लगती हैं। यहाँ एक अहम बात समझाई गई है कि सच्ची दोस्ती का बेस दूसरों को इम्प्रेस करना नहीं, बल्कि उन्हें वैल्यू देना है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि दोस्त बनाने के लिए ज़्यादा बोलना, स्मार्ट दिखना या हर वक्त अपनी अचीवमेंट्स बताना ज़रूरी है। लेकिन असल में लोग उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके साथ उन्हें अच्छा महसूस होता है। जो इंसान सामने वाले की बात सुनता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है और उसे छोटा महसूस नहीं कराता, वही अच्छा दोस्त माना जाता है। चैप्टर ये भी बताता है कि खुश रहने की एक बड़ी वजह अच्छी दोस्तियां होती हैं। बहुत बार लोग खुश रहने के लिए बाहर की चीज़ों पर ध्यान देते हैं, जैसे पैसा, स्टेटस या सक्सेस। लेकिन लंबे समय में देखा जाए तो इंसान को जो सुकून मिलता है वो अच्छे रिश्तों से आता है। और अच्छी दोस्ती अपने आप नहीं बनती, इसके पीछे भी सेल्फ डिसिप्लिन काम करता है। मतलब समय देना, ध्यान देना, ईमानदार रहना और ज़रूरत पड़ने पर खुद को पीछे रखना। यहाँ इनडायरेक्ट एफर्ट की बात भी की गई है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान सिर्फ इस इरादे से दोस्ती करता है कि उसे बदले में कुछ मिले, तो वो दोस्ती ज़्यादा समय तक नहीं चलती। लेकिन जब कोई इंसान बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सामने वाले की मदद करता है, उसकी तारीफ करता है और उसे सपोर्ट करता है, तो रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाते हैं। दोस्ती में ज़बरदस्ती या चालाकी काम नहीं करती। यहाँ नेचुरल बिहेवियर और सच्ची केयर ज़्यादा मायने रखती है। चैप्टर में ये भी समझाया गया है कि दूसरों का सेल्फ एस्टीम बढ़ाना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। हर इंसान अंदर से ये चाहता है कि उसे इम्पोर्टेंट समझा जाए। जब कोई दोस्त हमें ध्यान से सुनता है, हमारी बात को सीरियसली लेता है और हमें रिस्पेक्ट देता है, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। सेल्फ डिसिप्लिन वाला इंसान जानता है कि हर वक्त खुद की बात करना ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी चुप रहकर सामने वाले को स्पेस देना भी दोस्ती का हिस्सा होता है। यहाँ कुछ आम गलतफहमियों पर भी बात की गई है। एक बड़ी गलतफहमी ये है कि दोस्ती का मतलब हर बात में सहमत होना होता है। लेकिन सच्ची दोस्ती में असहमति भी हो सकती है, बस तरीका सही होना चाहिए। अगर किसी दोस्त की कोई आदत या फैसला गलत लग रहा है, तो उसे सही तरीके से कहना भी दोस्ती का ही हिस्सा है। सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ काम आता है, क्योंकि बिना गुस्से और बिना नीचा दिखाए बात रखना आसान नहीं होता। एक और गलतफहमी ये है कि ज्यादा दोस्त होना बेहतर होता है। इस चैप्टर में क्वालिटी पर जोर दिया गया है, क्वांटिटी पर नहीं। कुछ गिने चुने लेकिन सच्चे दोस्त ज्यादा वैल्यू रखते हैं, बजाय बहुत सारे ऐसे लोगों के जो सिर्फ मतलब के समय याद आते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन हमें ये समझने में मदद करता है कि किसे अपनी एनर्जी और समय देना सही है। रियल लाइफ में इन बातों का इस्तेमाल बहुत सिंपल तरीकों से हो सकता है, जैसे बातचीत के दौरान बीच बीच में मोबाइल न देखना, सामने वाले की बात पूरी होने देना, बिना वजह क्रिटिसाइज न करना और छोटी छोटी बातों के लिए आभार जताना। ये सब छोटी लगने वाली बातें हैं, लेकिन यही दोस्ती को मजबूत बनाती हैं। इसके लिए किसी बड़ी स्किल की नहीं, बल्कि अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। चैप्टर ये भी इशारा करता है कि दोस्ती एक दो तरफा प्रोसेस है। अगर इंसान खुद अच्छा दोस्त नहीं बनेगा, तो वो अच्छे दोस्तों की उम्मीद भी नहीं कर सकता। सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ हमें खुद को देखने का मौका देता है, ये सोचने का कि हम दूसरों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं और क्या हम वही दे रहे हैं जो हम दूसरों से चाहते हैं। अंत में ये चैप्टर एक शांत और क्लियर समझ देता है कि अच्छी दोस्ती कोई एक्सीडेंट नहीं होती। ये धीरे धीरे बनती है, सही आदतों से बनती है और सही सोच से टिकती है। सेल्फ डिसिप्लिन दोस्ती में सख्ती नहीं लाता, बल्कि बैलेंस लाता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे दूसरों की केयर करते हुए भी अपनी वैल्यू बनाए रखें। जब इंसान इस बैलेंस को समझ लेता है, तो उसकी दोस्तियां न सिर्फ लंबे समय तक चलती हैं, बल्कि उसकी जिंदगी को भी ज्यादा सुकून और स्थिरता देती हैं। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 21 सेल्फ डिसिप्लिन एंड पीस ऑफ माइंड की। इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या होती है, इसका असली मतलब क्या है और ये कैसे इंसान के दिमाग में शांति लाने में मदद करती है। ये चैप्टर ये भी साफ करता है कि डिसिप्लिन कोई सज़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसी समझ है जो इंसान को अंदर से स्टेबल और बैलेंस्ड बनाती है। ये चैप्टर मूल रूप से इस बात पर केंद्रित है कि इंसान का मन अक्सर बाहर की चीज़ों से डिस्टर्ब होता रहता है। कभी इच्छाएं ज़्यादा हो जाती हैं, कभी डर, कभी गुस्सा और कभी कंपैरिजन।
सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब इन सब चीज़ों को दबाना नहीं है, बल्कि इन्हें समझकर सही दिशा में मैनेज करना है। जब इंसान अपने थॉट्स, हैबिट्स और रिएक्शंस पर थोड़ा कंट्रोल सीख लेता है, तब धीरे धीरे दिमाग में अननेसेसरी नॉइज़ कम होने लगता है। इसी से पीस ऑफ माइंड पैदा होती है। इस चैप्टर की एक अहम बात यह है कि डिसिप्लिन को लोग अक्सर गलत नज़र से देखते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन मतलब बहुत सख्ती, रूल्स और फ्रीडम की कमी। लेकिन यहाँ डिसिप्लिन को एक अलग तरीके से समझाया गया है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने लॉन्ग टर्म अच्छे के लिए शॉर्ट टर्म इम्पल्सेस को पहचानना और उन पर होश से फैसला लेना। ये कोई फोर्स नहीं है, बल्कि अवेयरनेस है। यहाँ ये भी बताया गया है कि जब इंसान बिना डिसिप्लिन के जीता है, तो वो हर छोटी इच्छा का गुलाम बन जाता है। कभी खाने की इच्छा, कभी आराम की, कभी दूसरों से अप्रूवल की। बाहर से ये फ्रीडम लगती है, लेकिन अंदर से ये स्लेवरी होती है। मन हर समय कुछ न कुछ चाहता रहता है, और जब वो नहीं मिलता तो बेचैनी शुरू हो जाती है। इसी बेचैनी से स्ट्रेस और अशांति पैदा होती है। चैप्टर ये समझाता है कि पीस ऑफ माइंड कोई बाहर से मिलने वाली चीज़ नहीं है। ना पैसा, ना पोजीशन और ना ही लोगों की तारीफ स्थायी शांति दे सकती है। जब तक इंसान का मन अनकंट्रोल्ड है, तब तक बाहर की हर अच्छी चीज़ भी कुछ समय बाद खाली लगने लगती है। सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ एक टूल की तरह काम करता है, जो मन को धीरे धीरे स्टेबल बनाता है। एक और महत्वपूर्ण आइडिया ये है कि डिसिप्लिन अचानक से परफेक्ट नहीं होती। ये कोई एक दिन का डिसीजन नहीं है। ये डेली छोटे छोटे चॉइसेस से बनती है, जैसे सही समय पर सोना, ज़रूरत से ज़्यादा ना बोलना, गुस्से में तुरंत रिएक्ट न करना और अपने काम को टालने की आदत को पहचानना। ये सब छोटी चीज़ें मिलकर इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और इनर स्ट्रेंथ बनाती हैं। इस चैप्टर में ये भी साफ किया गया है कि डिसिप्लिन का मतलब इमोशंस को ख़त्म करना नहीं है। इंसान को गुस्सा आएगा, डर लगेगा, इच्छा होगी, ये सब नेचुरल है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इमोशंस इंसान को कंट्रोल करने लगते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का काम इमोशंस को गाइड करना है, ना कि उन्हें दबाना। जब इंसान ये सीख लेता है कि हर इमोशन पर तुरंत एक्ट करना ज़रूरी नहीं है, तब मन में एक नेचुरल कामनेस आने लगती है। कई लोग ये गलत समझते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ स्ट्रांग लोगों के लिए होती है। असल में डिसिप्लिन वीक और स्ट्रांग दोनों के लिए ज़रूरी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्ट्रांग वही बनता है जो डिसिप्लिन को अपनाता है। डिसिप्लिन कोई जन्म से मिलने वाली क्वालिटी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस से डेवलप होने वाली समझ है। ये चैप्टर इसी भ्रम को तोड़ता है कि कुछ लोग नेचुरली डिसिप्लिन्ड होते हैं और कुछ नहीं। रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। जब इंसान सुबह उठकर बिना सोचे फ़ोन उठाता है, तो वो अपने मन को दूसरों के कंट्रोल में दे देता है। जब वही इंसान तय करता है कि पहले थोड़ा शांत बैठेगा, दिन की प्लानिंग करेगा, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन का छोटा सा रूप है। इसी तरह जब कोई इंसान बोलने से पहले सोचता है कि ये बात ज़रूरी है या नहीं, तब वो अपने मन और शब्दों दोनों को बैलेंस करता है। चैप्टर ये भी बताता है कि डिसिप्लिन से गिल्ट कम होता है। जब इंसान बिना डिसिप्लिन के जीता है, तो बाद में पछतावा होता है। काम टालने का पछतावा, गलत बोल देने का पछतावा और खुद से निराशा। लेकिन जब इंसान कॉन्शियस चॉइसेस लेने लगता है, तो भले ही रिजल्ट परफेक्ट ना हो, अंदर से एक संतोष रहता है कि डिसीजन होश में लिया गया था। यही संतोष पीस ऑफ माइंड की जड़ है। एक और कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि डिसिप्लिन लाइफ को बोरिंग बना देती है। लेकिन चैप्टर ये दिखाता है कि असली बोर्डम तब आता है जब मन रेस्टलेस रहता है। जब हर समय कुछ नया चाहिए, कुछ ज़्यादा चाहिए, तब इंसान कभी सैटिस्फाइड नहीं होता। डिसिप्लिन इंसान को सिंपल चीज़ों में भी संतोष ढूंढना सिखाती है। इससे लाइफ हल्की और मैनेजेबल लगने लगती है। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन दूसरों को कंट्रोल करने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद को समझने के लिए होती है। जो इंसान खुद पर कंट्रोल सीख लेता है, उसे दूसरों को बदलने की ज़रूरत नहीं रहती। इससे रिलेशनशिप्स में भी शांति आती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती हैं और एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। काम और करियर में भी डिसिप्लिन का बड़ा रोल है। बिना डिसिप्लिन के टैलेंट भी वेस्ट हो जाता है। रोज़ थोड़ा थोड़ा फोकस्ड काम करना, डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना, ये सब डिसिप्लिन के प्रैक्टिकल रूप हैं। इससे स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि काम पाइलअप नहीं होता और मन पर बोझ नहीं चढ़ता। इस चैप्टर का एक सटल लेकिन गहरा पॉइंट ये है कि डिसिप्लिन और फ्रीडम एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। असल में डिसिप्लिन से ही असली फ्रीडम आती है। जब इंसान अपनी हैबिट्स का गुलाम नहीं रहता, तब वो सच में फ्री होता है। ये फ्रीडम बाहर से नहीं दिखती, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत होती है। अंत में चैप्टर ये समझाता है कि पीस ऑफ माइंड कोई गोल नहीं है जिसे अचीव करना है। ये एक नेचुरल स्टेट है जो तब आती है जब मन अननेसेसरी लड़ाइयों से बाहर आ जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन उस रास्ते की तरह है जो इंसान को धीरे धीरे इस स्टेट की तरफ ले जाती है, बिना जल्दी, बिना दबाव
और बिना दिखावे के। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये साफ होता है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई कठोर नियमों की लिस्ट नहीं है। ये एक शांत समझ है कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। जब इंसान ये समझ डेवलप कर लेता है तो लाइफ अपने आप सिंपल लगने लगती है। मन हल्का होता है, रिएक्शंस कम होते हैं और डिसीजंस ज़्यादा साफ हो जाते हैं। इसी क्लैरिटी से धीरे धीरे एक स्थिर और शांत दिमाग बनता है, जो बाहरी हालात से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता।